हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। तो इस चैप्टर में आपको परिवहन और संचार के बारे में बता रखा है वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, कि वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार के परिवहन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो। इन सब के ही बारे में हम बात करने वाले इस चैप्टर के अंदर। यही सेम चैप्टर आपके सेकंड बुक में भी, जो कि इंडिया के बारे में आपको बताती है कि इंडिया के अंदर परिवहन किस प्रकार का है, संचार किस प्रकार का है। ठीक है, लेकिन हम इसे पढ़ने वाले वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर रहने वाला है। अगर आपको उसके फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ पर्सनल करें तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने है। फर्स्ट बुक की बात करें, फर्स्ट बुक के अंदर आपके ये 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले परिवहन और संचार। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका बच जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसको भी आप देख लेना, ठीक है, इसको कवर कर देंगे। और सब चैप्टर को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार। तो आपको परिवहन का मतलब पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, क्योंकि बहुत आसान इसका मतलब होता है। क्या भाई, परिवहन का सिंपल सा मतलब है व्यक्तियों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। इसके लिए आप अलग अलग तरीकों का यूज करते हो, ठीक है। अगर पास का एरिया तो आप सड़क का यूज करोगे, है ना। बहुत दूर जाना है तो आप चाहे रेल मार्ग का यूज कर सकते हो, या वायु मार्ग का भी यूज आप कर सकते हो, मतलब ठीक है, प्लेन का यूज भी आप कर सकते हो अगर ज्यादा दूर है तो। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी रेल मार्ग का भी यूज आप लोग करते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर पास का ही है तो वो लोग सड़क मार्ग का यूज ज्यादा करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर वो भाई कार हो गया, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मैं एक वर्ड लिख दूं तो यहाँ पर गाड़ियों का यूज करते हैं ना, ध्यान रखना। पुराने टाइम पे भाई मनुष्य भी एक परिवहन का साधन हुआ करते थे। पुराने टाइम पे मनुष्य जो है वो भी एक क्या है, परिवहन का साधन हुआ करते थे। पशु भी हुआ करते थे, ध्यान रखना है, ठीक है। पशु भी जो है परिवहन का साधन हुआ करते थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया करते थे। और आज के टाइम पे भी देखोगे तो केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि लोगों को नीचे से भाई ऊपर ले जाया जाता है। लोग अपने यहाँ पर कंधे पर बैठा के ले जाते हैं उनको। तो वो भी क्या है, एक परिवहन एक तरह से। वहाँ मनुष्य एक परिवहन का साधन है, जहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको लेके जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, वो परिवहन है। अब यहाँ पर अलग अलग गाड़ियों का, मनुष्यों का यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है। आगे चलें। और अब तुम मुझे ना कमेंट में बताना कि जो परिवहन है, ये परिवहन है, ये किस सेक्टर के अंदर आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम, किसके अंदर आपकी जो परिवहन है ये आती है, मुझे बताना है। आगे चले। अब देखो भाई, परिवहन के लाभ क्या होते हैं, परिवहन के फायदे क्या है। परिवहन जो है इसमें समाज की जो आधारभूत आवश्यकता होता है उसकी पूर्ति करता है। आधारभूत आवश्यकता मतलब कि जिसके बिना रहा ही नहीं जा सकता। तो परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकता कैसे पूरी कर रहा है भाई? अब लोगों को भाई जाना है कहीं, है ना। अब वो उनके आधारभूत आवश्यकता एक तरह से, क्योंकि ट्रैवल तो हर कोई करता है, तो उसको पूरा करता है। उनको कोई सामान लेके जाना है, कहीं लेके आना है, तो वो भी परिवहन के जरिए ही हो पाता है ना। ये एक सेवा उद्योग है, वस्तुओं की आवाजाही होती है इससे। लोगों की आवाजाही होती है, आवाजाही मतलब कि आना जाना, ठीक है। और सामान को लादना, सामान को ले जाना, उतारना, ये सब भाई परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। और ये सब क्या है, परिवहन के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। परिवहन के क्या है, बेनिफिट्स हैं। आगे चले। देखो, अब परिवहन तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन परिवहन जाल क्या है? परिवहन जाल क्या है? देखो, कई बार क्या होता है ना, ऐसे स्थान होते हैं जो कई मार्गों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक ही स्थान है, लेकिन ये कई रास्तों से जुड़ा हुआ है, ये कई रास्तों से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया? ये परिवहन जाल बन गया। क्या बन गया भाई? एक परिवहन जाल बन गया। तो ये यहाँ पर बोला गया, ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें परस्पर मार्गों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, जो प्रारूप हमारे सामने आता है, उसको हम परिवहन जाल बोलते हैं। यानी कि कई स्थान होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं बहुत सारे रास्तों से, उसी को हम बोलते हैं परिवहन जाल, ठीक है ना। आपने देखा होगा भाई, ऐसा रास्ता होता है कि जिसके वहां जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे रास्ते उस जगह पे से जुड़े हुए हैं, तो एक परिवहन जाल बन जाता है। आगे चले। अब देखो, अब हम बात करेंगे परिवहन की विधाएं कौन कौन सी हैं। परिवहन में यूज किसका होता है उन्हें देखा, ठीक है, जनरली। लेकिन अब परिवहन की विधाएं क्या है, यानी परिवहन किस किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, पहली जो परिवहन की विधा है वो है स्थल, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, और अगला है यहाँ पर पाइपलाइन, ठीक है।
अब यहाँ पर जरूरी नहीं भाई परिवहन में भाई इंसान ही जाएगा, ध्यान रखना, कुछ भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे चाहे वो वस्तु हो वो परिवहन के अंदर आता है। तो परिवहन की ये 4 विधाएं हैं जो आपको पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम बात करते हैं स्थल की, या स्थल की पहले हल्का हल्का के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक इंट्रो। देखो, तो अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अधिकतर जो है जहाजों के द्वारा होता है, तो यहाँ भी जल परिवहन में आ जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपको एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है तो वायु मार्ग तो बहुत कॉस्टली हो जाता है ना। अब बताऊंगा वायु मार्ग का यूज भी कब किया जाता है वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि अलग अलग देशों से अगर व्यापार करना है तो वो समुद्र के जहाजों द्वारा ही होता है, जहाँ पर पत्तन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। पत्तन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चैप्टर आपका है, समझ आपको आ जाएगा। बाकी पत्तन के तट पर होते हैं जो कि सामान, जहाँ पर सामान उतारा और लादा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो जल परिवहन के अंदर आ गया। लेकिन मान लो कि रास्ता बहुत कम दूरी पर है ना, आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही जाना है, तो वहां पर जो है आप कौन सा यूज करोगे, वहां पर आप जो है भाई सड़क परिवहन का यूज यहाँ पर आप करने वाले हो। सड़क परिवहन का यूज ही करोगे, वायु ये तो है नहीं कि प्लेन बुक करोगे और प्लेन से उस जगह पे जाओगे जो आपके घर से बहुत पास में ही है, तो वहां पर आप सड़क का ही यूज करने वाले हो। क्योंकि सड़क परिवहन जो होगा ना आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए वो तेज भी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और किसी देश के अंदर भाई विभिन्न पदार्थों को लंबी दूरियों तक परिवहन के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल होती है। कहने का मतलब है कि एक देश के अंदर ही आपको जाना है ना, कहीं दूसरी जगह पे, वहां पर आप किसी सामान को ले जाना चाहते हैं, खुद भी जाना चाहते हैं, तो वो सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है परिवहन का वो रेल ही माना जाता है, रेल मार्ग ही, ठीक है। सस्ता भी पड़ता है आपको वायु मार्ग के मुकाबले, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला गया है। और उच्च मूल्य वाली या नासवान वस्तु, मैंने बता दिया यहाँ पर दूसरे देश से व्यापार करने के लिए समुद्री जहाज का यूज ही क्यों करा जाता है, वो इसलिए करा जाता है। बाकी वायु मार्ग का यूज इसलिए करा जाता है क्यों और कब करा जाता है, कोई बहुत महंगी वस्तु है और वो जल्दी ही वो खत्म हो जाती है, नासवान वस्तु है, मतलब कि ज्यादा देर तक उसको तुम रखोगे खुले में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब है वो नष्ट हो जाएगी, जैसे कपूर होता है, चीनी होती है, सब ना ये नष्ट हो जाते हैं, नासवान वस्तु है, तो इनको बहुत जल्दी पहुंचाना होता है इनकी जगह पर जहाँ इनको पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में कोई वस्तु होती है जो कि बहुत महंगी होती है या नासवान वस्तु होती है, तो उसको वायु मार्ग के द्वारा ही परिवहन किया जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है वायु मार्ग को ही, ठीक है ना। बाकी कोई बहुत भारी वस्तु है जो नासवान वस्तु नहीं है तो ज्यादा हमेशा जो है जहाजों का यूज करा जाएगा, समुद्र के द्वारा परिवहन ही करा जाएगा। लेकिन वस्तु बहुत महंगी है, जल्दी नष्ट हो जाती है, तो उसको वायु मार्ग का ही, उसमें वायु मार्ग का ही यूज करा जाता है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन स्थल परिवहन के अंतर्गत ही आता है, रेल मार्ग भी स्थल परिवहन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर हम महामार्ग पढ़ेंगे, राजमार्ग पढ़ेंगे, सब स्थल परिवहन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो भाई सड़क परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन से तो हर कोई वाकिफ है, ध्यान रखना है। तो जितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं जो चलती हैं वो कहाँ पर होती है, स्थल पर ही होती है। और स्टार्टिंग के डेज में मानव खुद ही क्या था, वाहक था, जो कि परिवहन करवा रहा था, है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, आप ये देख रहे हो, यहाँ पर एक लड़की है, उसकी डोली जा रही है, तो डोली को उठा कौन रहा है, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं लग रही है, यहाँ पर 4 लोग हैं जो कि इस डोली को उठा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग के डेज में मानव जो है खुद ही क्या था, वाहक था, ठीक है। यही एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है, ये डोली वाला, ठीक है भाई। तो अधिकतर जो सेवाएं हैं उसका संचालन जो है स्थल पर ही होता है, तो उसके लिए स्थल परिवहन का यूज करा जाता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की। और फिर बाद के वर्षों में पहले तो इंसान खुद ही क्या करता था भाई, खुद ही वाहक था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है किसी को, है ना, सामान को भी ले जा रहा है ना, लोगों को भी ले जा रहा है। लेकिन बाद के वर्षों में पशुओं का इस्तेमाल होने लगा, किसके लिए, बोझा ढोने के लिए। इंसानों ने बोला हम क्यों बोझा ढोए भाई, हम तो पशुओं को ढुआएंगे, जैसे कि पता है आपको गधे वगैरह पर सामान लादा जाता है और उसको फिर जहाँ पहुँचाना होता है पहुँचा दिया जाता है, तो बोझा ढोने के लिए बाद में पशुओं का यूज होने लगा, ठीक है। उस खच्चरों, घोड़ों, ऊँटों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोया जाता था। तो ये भी याद रखना आपको भाई, खच्चर हो गए, घोड़े हो गए और ऊँट, ग्रामीण जितने भी क्षेत्र है वहां पर भी इनसे सामान ढोया जाता था। खैर अब तो कम हो गया है, लेकिन आज भी आप किसी इलाके में देखोगे तो सामान जो है लादा जाता है पशुओं पे, ठीक है। और ज्यादातर वो ग्रामीण इलाकों में ही होता है, समझ रहे हो। ये भी आपने देखा होगा कि जो बैल होती है उस पर एक पीछे से बांध देते हैं कुछ और फिर सामान लाद देते हैं,
और फिर और इंसान खुद ही बैठ जाता है और बैल आगे उसको ढो रहा होता है। कितनी कष्ट वाली बात है ना। तो ये होता है। और उसके बाद अभी तक तो पहले इंसान चल रहा था, है ना, बोझा भी ढो रहा था, इंसानों को भी लेकर जा रहा था खुद ही। उसके बाद भाई पशुओं से बोझा ढोने लग गया। तीसरे उसके बाद क्या होता है, जो अगली यहाँ पर चीज आती है वो पहिए का आविष्कार। जैसे ही पहिए का आविष्कार होता है वैसे ही जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए जाने लग गए। अब जो सामान है उसके कंधे पर नहीं लादा जा रहा था, अब जो सामान है वो पशुओं के कंधे पर नहीं लादा गया, कुछ ऐसी एक गाड़ी टाइप बनाई और वहां पर जानवरों को बांधे और जानवर यहाँ पर खींचने लग गया। आप देख सकते हो इधर भी, ठीक है। और कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिए गाड़ियों की तरह, जैसे ही पहियों का आविष्कार होता है। तो पहिए के आविष्कार के साथ ही गाड़ियां और माल डिब्बों का प्रयोग इम्पोर्टेंट हो गया है, जहां से जिससे माल ढोए जा सके, क्योंकि पहियों का आविष्कार हो गया ना भाई, पहिया तो चलेगा ही, अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे चले, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति कब आती है? जब भाप के इंजन का आविष्कार होता है। भाप के इंजन का आविष्कार होता है। अगर आप 11th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, एक चैप्टर उसमें औद्योगिक क्रांति, उसमें आपको ये भाप के इंजन वगैरह के बारे में अच्छे से बता रखा है, ध्यान रखना है। तो भाप के इंजन का आविष्कार के बाद ही जो है क्रांति देखने को मिलती है, क्योंकि इससे फिर जो रेल है ना, अ, उसमें काफी तरक्की हुई, ध्यान रखना, ग्रोथ हुई। तो प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग, कि भाप का इंजन यूज होता है भाई रेल के लिए, ध्यान रखना है। तो प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जो है 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो पता होना चाहिए कहाँ से जो है पहली रेल स्टार्ट हुई थी, जबकि सेकंड बुक में दे रखा है, बट यहाँ पर आप कमेंट में बताना कि इंडिया में जो है पहली रेल कब स्टार्ट हुई, किसके बीच स्टार्ट हुई, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बाकी पहली सार्वजनिक रेल मार्ग, हर एक वर्ड का अपना मतलब है। सार्वजनिक रेल मार्ग का मतलब है सबके लिए, जो पूरे पब्लिक के लिए है। तो पहली सार्वजनिक रेल मार्ग जो है वो 1825 में स्टार्ट होता है उत्तरी इंग्लैंड के, कहाँ से, स्टोकटन और डार्लिंगटन के स्थानों के बीच, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और उसके बाद से ही रेल मार्ग जो 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय साधनों में से और सबसे तेज साधन के रूप में उभरा या बन गया है ना। आपको भी पता है, अब किसी को दूर जाना वो क्या कहता है, बस से जाऊंगा, नहीं यार बस से तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपने उसके मुंह सुना होगा। तो क्या कहता है भाई, नहीं ट्रेन से चलते हैं। आप खुद भी अगर आप घूमते हो, दूर दूर जाते हो, तब ट्रेन का यूज ही करते हो, क्योंकि ये सस्ता भी थोड़ा पड़ता है प्लेन वगैरह के मुकाबले, है ना, और जल्दी भी आपको पहुंचा देता है। आगे चले, और रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया है। क्योंकि रेल मार्ग के जरिए ना ट्रैवल बहुत आसान हो गया, बहुत जल्दी यहाँ पर हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है, रेल मार्गों ने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जितने इसके अंदर के महाद्वीपीय क्षेत्र है, उसको वाणिज्यिक, कृषि, खनन के लिए और विनिर्माण के लिए खोल दिया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता, उन पर चलने वाले वाहन जैसे कार, ट्रक हो गए, इसके संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी है, ठीक है। जैसे अंतर्दहन इंजन का आविष्कार होता है, उससे सड़क की क्वालिटी बढ़ने लग जाती है ना, और फिर चलने वाले जो वाहन है उससे सड़क परिवहन अच्छा हो जाता है, यानी कि इन वाहनों को कभी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है सड़क परिवहन करने में, ठीक है भाई। और आगे चले, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत ना, देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये भी हमने रेल मार्ग की बात भी कर ली है, स्टार्टिंग में क्या होता था हमने उसकी बात कर ली है। तो स्थल परिवहन के अंतर्गत ये क्या है, एक नवीनतम विकास के रूप में एक चीज देखने को मिलती है, क्या, पाइपलाइन, राजमार्ग, ठीक है, हाईवे जिसे कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। अब पाइपलाइन से इंसान थोड़ी ना जो है ट्रैवल करते हैं, पाइपलाइन से क्या होता है, जो तरल पदार्थ है, क्या, जो तरल पदार्थ है उनको एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, किसको भाई, तरल पदार्थ को, तरल पदार्थ को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन को बिछाने में एक बार लागत लगती है, बट एक बार बिछ गई तो उसके बाद बहुत आसान पड़ता है और कॉस्टली भी नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल हो गया, जल हो गया, अवमल हो गया, नाली का मल हो गया, ये सबको पाइपलाइन के द्वारा परिवहित यानी परिवहन किया जाता है। रेल मार्ग हो गया, समुद्री पोत हो गए, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक, पाइपलाइन बड़े जो है मालवाहक हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, ये
ये बड़े माल वाहक है, मतलब कि बड़े स्तर पर जो है माल को एक जगह दूसरी जगह पे ये ढो के ले जाते हैं, ढो देते हैं। समझ रहे हो ना, ये ध्यान रखना है। आगे चले हम बात करते हैं सड़क की। ठीक है, हम क्या करेंगे बस सड़क की, ध्यान रखना है। देखो, हमने सड़क परिवहन देखा, उसके अंदर हमने अलग अलग चीजें देखी, क्योंकि रेल मार्ग है, चाहे हम सड़क की बात करें, सड़क तो ठीक है, रेल मार्ग भी एक तरह सड़क परिवहन में आ जाता है, क्योंकि भाई है चल तो एक स्थल पर रहा है ना वो। तो पीछे मैंने बात जो करी ना, बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्थल परिवहन की ही बात करें। भाई स्थल परिवहन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से परिवहन के तरीके आ जाते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले सड़क की। क्या? सड़क की, है ना भाई। सड़क से तो हर कोई, हर किसी की जान पहचान है, ध्यान रखना है। तो सड़क परिवहन का यूज हम कब कब करते हैं? जब हमें कोई छोटी दूरी तय करनी हो। तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन को ज़्यादा बेटर माना जाता है, किसके मुकाबले? रेल परिवहन के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होता है। मतलब कि अगर आपको मान लो कम दूरी ही तय करनी है, तो आप रेल का यूज़ ना करके आप सड़क का ही यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे आप? सड़क का ही यूज़ आप करोगे, क्योंकि आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा ये सस्ता पड़ेगा किसके मुकाबले? रेल के मुकाबले। और ज़्यादा कम और बहुत कम दूरी है तो यहाँ पर रेल आपकी चलती भी नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, है ना भाई। अगर आपको बहुत कम ही दूरी तय करनी है तो यहाँ पर आप रेल का यूज़ वैसे भी नहीं करोगे, आपको अवेलेबल भी नहीं होगी वहाँ पर, वो अवेलेबल भी नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, काफ़ी लाभदायक होती है सड़क परिवहन छोटी दूरियों के लिए, है ना। और सड़कों के द्वारा माल का परिवहन इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है ना भाई। सड़क का यूज कर रहे हैं भाई, सड़क मेन चीज ध्यान रखना है। अब तुम सड़क का मतलब ये नहीं कि भाई तुम पैदल ही चल रहे हो, नहीं, किसी गाड़ी का यूज कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि सड़कों के द्वारा जो माल का परिवहन है, माल को ले जाना बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। आज के टाइम पे तुम लोग क्या करते हो? ऑर्डर करते हो बाहर से, है ना, करते हो। तो क्या होता है, डायरेक्ट तुम्हारे घर तक आ जाता है ना। वो किससे आ रहा है? सड़क सड़क परिवहन से ही आ रहा है ना, वो सड़क से ही आ रहा है। तो घर घर तक पहुंचाना आसान हो गया है। और जो कच्ची सड़कें होती हैं, वो जब बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखें तो बहुत काफ़ी आसान होती है। ठीक है, लेकिन ये हर टाइम पे, मतलब कि बरसात के मौसम में या जो अलग अलग मौसम होते हैं उसके टाइम पे ये सही रहे कच्ची सड़क, ये नहीं है। तो कच्ची सड़क जो होती है, कच्ची सड़क जो होती है वो हर सीजन के लिए, यानी कि हर ऋतु में, हर ऋतु में जो है वो काम के लायक नहीं है। मतलब हर ऋतु में वो चलेगी नहीं। गर्मी में चल जाएगी ठीक है, बाकी जैसे बारिश का मौसम आएगा कच्ची सड़क पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए पक्की सड़क होना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना है। यह प्रभावी प्रयोग में नहीं है सभी ऋतुओं के अंदर। और वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं, बचारा मोटर वाहन ही डूब गए। ठीक है भाई। तो जब भी रेनी सीजन होता तो उस टाइम पे कच्ची सड़कों पे भाई नहीं चलाया जा सकता है, ध्यान रखना, गाड़ियाँ। क्योंकि कच्ची सड़क में गड्ढे वगैरह बन जाएंगे और पता चल रहा है गाड़ी भी डूब गई वहां पर। तो कच्ची सड़क इजी है बनाना, बट यूज कर लो तुम इसको, सोच रहे हो कि तो भाई सालों साल तक चल जाएगी अंबुजा सीमेंट, है ना, वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। आगे चले। अब जो पक्की सड़कें हैं, अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। देखो, कच्ची सड़क हो गया, पक्की सड़क बहुत टाइम तक चलती है, बहुत टाइम तक चलती है, कच्ची सड़क से ज्यादा टिकती भी है और वहां पर मोटर वाहन चला सकते हो और बारिश के टाइम पे कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, भारी वर्षा हो रही है, बहुत लगातार हो रही है, काफी दिनों से हो जा रही है, तो पक्की सड़क भी नहीं टिक पाती है। तो भारी वर्षा और बाढ़ अगर आ जाती है तो वो भी पक्की सड़क भी जो है प्रभावित होती है गंभीर रूप से। समझ रहे हो? तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव रेल परिवहन के सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, ध्यान रखना कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है तो ऐसे में जो रेल मार्ग के साथ जो है ऊंचा भराव करा जाता है, ताकि ये बारिश वगैरह से बचाव हो सके। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है। तो रेल मार्गों के साथ जो ऊंचा भराव यहाँ पर करा जाता है, ताकि जो है भाई इस रेल परिवहन की सेवाओं का रखरखाव किया जा सके। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या कि जो रेल मार्ग है ना वो छोटे हैं, कहाँ पर? विशाल और विकासशील देशों में जो बहुत बड़े हैं और विकासशील सभी विकास कर रहे हैं,
तो उनकी आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो रेल मार्ग है वो छोटे हैं। अगर रेल मार्ग बहुत बड़े बड़े हैं तो लागत भी कम आती है, ध्यान रखना। ठीक है, और लागत कम आती है, और इस वजह से अब क्या है, जितने भी बड़े और विकासशील देश है वहाँ पे रेल मार्ग छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर लागत थोड़ी लगती है ज़्यादा, ध्यान रखना, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बाकी हाँ, ये नहीं कि तुमको जो है लागत ज़्यादा ही लगेगी, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, विकसित देशों के मुकाबले जो छोटे देश है वहाँ पे रेल मार्ग जो है वहाँ पर जो लागत लगेगी उसके कंपेयर में जो विकासशील देश में जो लागत लग रही है उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। विकासशील देश में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लागत देनी पड़ सकती है, ध्यान रखना। आगे चलें। इस प्रकार हम देखें तो सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है ना भाई। तो हम सड़कों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सड़कें जो हैं व्यापार के लिए चाहे वाणिज्य के लिए हो, उसको विकसित करना है, उसको ग्रो करना है, तो वहाँ पर सड़क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और पर्यटन, ठीक है, पर्यटन पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, टूरिज्म है ना, तो इसको बढ़ावा देने के लिए भी जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है पर्यटन। क्योंकि जो है भाई, अगर सोचो आप खुद ही, अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, वो सड़कों से गुजरेंगे और सड़कें यहाँ पे टूटी फूटी हैं और वो उनको ट्रैवल करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर जो है गलत इंप्रेशन जाता है और वो बंदा अगली बार घूमने ही नहीं आएगा। तो पर्यटन को नुकसान होने ही वाला है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सड़क, अपना ध्यान रखना है। ठीक है, जो सड़कें हैं, और विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सड़क सड़कें हैं ना, उनकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, कि भाई सड़कें कितनी मजबूत होंगी, पक्की होंगी, उनकी जो क्वालिटी है वो विकसित और विकासशील देशों में अंतर मिलेगा। यानी विकसित देशों में हाई क्वालिटी की सड़कें आपको जरूर देखने को मिलती है, विकासशील देशों में थोड़ी कम क्वालिटी की आपको सड़कें देखने को मिलती है, क्योंकि सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पर भारी खर्चा आता है, जिस वजह से जो विकसित देश है वो अच्छी सड़क बनाते हैं, क्योंकि वो अमीर कंट्री है, और जो विकासशील देश है वो एक गरीब कंट्री होने के कारण जो विकास कर रही है वहाँ पे खर्चा इतना नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो उनकी क्वालिटी में थोड़ा अंतर मिलता। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बकवास सड़क होती, नहीं, बात आती है क्वालिटी में, तो विकसित देश में आगे निकल जाएगा और विकासशील देश में पीछे रह जाएगा। आगे चलो। विकसित देशों में जो है अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें हमेशा पाई जाती है, सर्वत्र मतलब हमेशा पाई जाती हैं, और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन और अंतरराज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती है। ठीक है, जो विकसित देश में जो सड़कें है ना वो लंबी दूरियों वाले हिस्से को भी जोड़ती है। ठीक है, किस वजह से, कैसे भाई, राजमार्गों के द्वारा, ठीक है, हाईवेज के द्वारा जोड़ देती है। जैसे जो एक ही राज्य के अंदर जो है दूसरी जगह पे जाना है तो तुम इजीली जा पाओगे सड़क के द्वारा, क्योंकि राजमार्ग है, सड़क के अंदर ही आता है, सड़क परिवहन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जो है लंबी दूरी के मार्गों द्वारा, लंबी दूरी का मार्ग है, जैसे लंबी दूरी जो दूर स्थान है वहां पर भी आप इजीली जा सकते हो। ठीक है ना, राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती है। ठीक है ना, और क्यों जोड़ती है, मैंने आपको बता दिया कि परिवहन आसान हो जाए, और संचालन भी कैसा होता है, तीव्रगामी होता है, जिससे जो है, और मोटर मार्ग का मतलब यही है कि भाई यहाँ पर जो मोटर वाहन है वो चल सकते हैं, तो इनको मोटर मार्ग हम बोल रहे हैं एक तरह से। तो मोटर मार्ग हो गए, ऑटो वाहन हो गए, और तो ये सब जो है इजीली जो है जा सकते हैं राजमार्गों पर, और राजमार्गों के द्वारा जो है लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है विकसित देशों में, ध्यान रखना। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें हमेशा देखने को मिलती है, और भारी बोझ ढोने वाली बड़े आकार और शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात यहाँ पर है। कहाँ पर, विकसित देशों में, कि भाई भारी बोझ भी ढोना है, और बड़े आकार और शक्ति वाली जो लारियां हैं, ट्रॉली टाइप जो हैं, उनको ले जाना एक नॉर्मल बात है इस सड़कों पर। लेकिन विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं, किसी कंट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम एवरेज निकाल के देखते हैं भाई सड़क सड़क तंत्र कैसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो भली भांति रूप से यानी अच्छे तौर पर विकसित नहीं हो पाया है। समझ रहे हो, आगे चलो। और विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है ना। विश्व के अंदर जितनी भी सड़क है, मैंने क्या बोला, विश्व के अंदर जितनी भी सड़क है उसमें जो है भाई केवल 150 लाख किलोमीटर एक सड़क है जिस पर जो तुम मोटर वाहन चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटर वाहन, ध्यान रखना। ठीक है, उसको तुम मोटर वाहन उस सड़क पर तुम चला सकते हो, ऐसे केवल 150 लाख किलोमीटर ही
लंबाई है सड़क की पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसका 33% भाग अकेले उत्तरी अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 150 लाख, ठीक है, जो 150 लाख किलोमीटर की लंबाई वाली जो सड़क है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, इसका 33% अकेला उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। यानी उत्तरी अमेरिका जो है एक तरह से वो आगे निकल गया सड़क के मामले में। ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं, है ना। पश्चिमी यूरोप की तुलना से हम बताएं तो उत्तरी अमेरिका में जो आपको ज्यादा जो है सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या देखने को मिलती है पश्चिमी यूरोप की तुलना में, किसमें, उत्तरी अमेरिका में। और ये तथ्य क्या बता रहा है, जो मैंने आपको जितनी भी बातें पीछे बताई यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, इस बात को बता रहा है कि सड़कों के विकास में ना हमें प्रादेशिक यानी एक देश के अंदर भी अंतर देखने को मिल सकता है कि देश के अंदर ही किसी कोने में तो अच्छी सड़कें बना रखी है, किसी एक कोने में सड़कें बहुत घटिया हैं, है ना। और राष्ट्रीय अंतर भी देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय मतलब कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का सड़क तंत्र हमें देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और महाद्वीपीय स्तर पर भी समानता के स्थान पर हमें असमानता देखने को मिलती है, यानी कि एक महाद्वीप के अंदर काफी अच्छी सड़कें हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप है उसमें अच्छी सड़कें हैं, और किसी दूसरे महाद्वीप में चले जाओ, यूरोप की बात कर लो, है ना, कंपेयर हम करें एशिया महाद्वीप में चले जाओ, वहां पे सड़कें आपको थोड़ी बेकार देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली। बेकार कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कंपेरेटिवली उससे घटिया किस्म की होगी, ध्यान रखना है, समझ रहे हो। तो समानता नहीं मिलेगी हमें सड़कों में, हमें असमानता देखने को मिलेगी, चाहे वो तो प्रदेश के अंदर बात कर लो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लो, चाहे वो महाद्वीप के महाद्वीपीय महाद्वीप खेलो तुम मेरे साथ, मतलब कि एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप में तुम सिमिलर नहीं दिखा सकते सड़क के मामले में अंतर देखने को मिलेगा। समझ आ गया। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि यातायात प्रवाह। ठीक है, यातायात प्रवाह क्या होता है भाई, यातायात प्रवाह। तो पिछले कुछ वर्षों में क्या हो गया ना, सड़क पर जो है काफी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। क्या, सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई, यानी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब इस वजह से हो गया है, इस वजह से यहाँ पर जो संकुलन बढ़ गया है। क्या हो गया है, संकुलन बढ़ गया है सड़कों पर। अब देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है ना, तो इससे क्या हो रहा है, संकुलन बढ़ गया, मतलब बहुत भीड़ भाड़ हो गई है उस सड़कों पर। अब सड़कों पर भीड़ भाड़ तो हो गई, लेकिन सड़कों को उस हिसाब से, या कह लीजिए भाई रास्तों को उस जरूरत के हिसाब से विकसित नहीं किया गया है ना। जब सड़क तंत्र जो है यातायात की जरूरत जो है, मतलब ट्रांसपोर्ट की जो नीड है, मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट की जो नीड है, अगर उसके अकॉर्डिंग जो अपनी भाई सड़क है, ये जो सड़क तंत्र है, सड़क तंत्र डेवलप ही नहीं हो रहा है, सड़क तंत्र डेवलप नहीं हो रहा तो क्या होगा भाई, क्राउड तो बढ़ेगा ही ना, क्राउड तो बढ़ेगा ही। तो जब सड़क तंत्र जो है डेवलप ही नहीं हुआ, जैसे नीड बढ़ते जा रही है, अब तुम खुद सोचो, इंडिया की बात है, इंडिया में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। अब उस जनसंख्या के ट्रैवल के लिए तो अगर तुम सड़क तंत्र को अच्छा नहीं करोगे, है ना, अलग अलग हाईवेज नहीं बनाओगे, और एक ही रास्ता आपको दिख रहा है उस जगह पे जाने के लिए, तो उसी एक रास्ते पर क्या होगी, भीड़ तो ज्यादा बढ़ेगी। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरत के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर हमें भीड़ देखने को मिल जाती है, संकुलन बढ़ जाता है गाड़ियों और लोगों का। और नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलन पाया जाता है, जितने भी सिटीज है, जो नगर हैं, उनपे जो हमें संकुलन देखने को मिलता है ना, वो काफी लंबा होता है। क्या होता है, दीर्घकालीन होता है, ये नहीं कि 5-10 मिनट में खाली हो जाएगा संकुलन, नहीं, काफी लंबे टाइम तक। अब तुम गुड़गांव देख लो या नोएडा चले जाओ, यहाँ पर ऐसा जाम लगता है ना भाई, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वहां पे लोग बोलते हैं भाई कब खत्म होगा यार ये जाम। पता चलता है सुबह शाम के 5 बजे गाड़ी निकाली थी और घर पहुंचे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ध्यान रखना है। तो ये दीर्घकालीन संकुलन पाया जाता है नगरों की सड़कों पर, क्योंकि जरूरत के हिसाब से जो ग्रो नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सड़क तंत्र। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के लिए, ये हमें जो है संकुलन कब ज्यादा देखने को मिलता है, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे। कब देखने को मिलता है, जब लोग काम पे जा रहे होते हैं या काम से घर पर आ रहे होते हैं, यानी काम के समय से पहले और बाद में, यानी कि सुबह के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास, और शाम के टाइम पे नहीं 5 से 6 बजे, या कोई 9-9 बजे भी किसी की छुट्टी हो रही होती है,
तो उस टाइम पे जो है हमें बहुत भीड़ देखने को मिलती है सड़कों पर, और उसे हम कहते हैं संकुलन। क्या कहते हैं? सड़कों पर लगा है संकुलन, यानी कि भीड़ बढ़ गई है। और विश्व के अधिकांश जो नगर हैं वो सड़कों पर पाए जाने वाले यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी कि इंडिया ही जूझ रहा है। विश्व के स्तर पर जितने भी नगर हैं सड़कों पर पाई जाने वाली जो संकुलता है, जो भीड़ है, उसका सामना कर रहे हैं, उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं महामार्ग की। किसकी? महामार्ग की हम बात करते हैं। ठीक है भाई, महामार्ग क्या है? दूर के स्थानों को जोड़ने वाली एक पक्की सड़क। ठीक है, हम सड़क परिवहन की बात ही कर रहे हैं। तो दूर के स्थानों को जोड़ने वाली जो सड़क है, पक्की सड़क, उसको क्या बोलते हैं? महामार्ग बोलते हैं। यानी ऐसा रास्ता जो बहुत ग्रैंड है, यानी महा है। ठीक है, ऐसी सड़क जो बहुत बड़ी है और दूर के स्थानों को जोड़ रही है, वो महामार्ग हो जाएंगे। और इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो सके बिना किसी बैरियर के। बिना किसी बैरियर के क्या हो सके? ट्रेवल हो जाए, है ना, आवागमन हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तुमने देखा भी होगा जो हाईवेज होते हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, है ना, जो हाईवेज हैं, जो हाईवे जो है वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज चलती हैं। गाड़ियाँ जो है यहाँ पर बहुत तेज चलती है। और कई बार देखा भी होगा भाई, यही बोला जाता है कि हाईवेज वगैरह में ब्रेक मत मारना, पता चल रहा है पीछे से गाड़ी आके तुम्हें उड़ा दे। क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई तेज चलानी है, आगे देखते ही नहीं है, वो बस चला देते हैं। ध्यान रखना है। तो हाईवे यानी कि वहाँ पर लोग स्पीड में इसलिए चलाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई बैरियर नहीं होता है। क्योंकि हाईवे इसलिए होता है क्योंकि ये नहीं कि हाईवे तुम देख रहे हो कि क्योंकि लोग इसी साइड से जा रहे होते हैं, वहां से कोई सामने से नहीं आ रहा होता है, इसलिए लोग बहुत तेजी में चला रहे होते हैं गाड़ियाँ। क्योंकि वहां पर जो है तीव्र हमें तरीके से परिवहन करना होता है और यातायात में कोई बाधा ना आए, यातायात में कोई बाधा ना आए, इस वजह से जो है यहाँ पर महामार्ग बनाए जाते हैं। और यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़क होती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे महामार्ग हमें देखने को मिलते हैं जिसमें दो मार्ग होते हैं। ठीक है, ये महामार्ग है, यहाँ पे जाने का सिस्टम है, यहाँ से आने का सिस्टम है, मतलब कि दोहरे मार्ग। क्या बोला मैंने? दोहरे वाहन मार्गों से ये युक्त होते हैं, जो कि 80 मीटर वाइड होते हैं। ठीक है, लगभग क्या होते हैं ये? 80 मीटर चौड़ी सड़कें ये होती हैं। ध्यान रखना, 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं ये, महामार्ग की मैं बात कर रहा हूँ। और तो यातायात में कोई दिक्कत ना आए, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए, अबाधित प्रवाह हो। अबाधित प्रवाह का मतलब बिना कोई बैरियर के फ्लो हो इजीली लोगों का, गाड़ियों का। तो इसके लिए अलग अलग यातायात लेन बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। ठीक है, दोहरे वाहन मार्ग बनाए जाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया ना, कई बार हाईवे होता है ना, लोग यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। जो फ्लाईओवर आपने देखे होंगे ना, गाड़ी इस साइड से आती हैं और उस साइड से, उसकी लेफ्ट या राइट साइड से आ रही होती है, तो ये दोहरे मार्ग है। समझ आ गया? और 80 मीटर ये वाइड यानी चौड़ी सड़कें ये होती हैं। और विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नगर होते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट नगर हैं और पत्तन नगर हैं, तो ये आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? महामार्गों के द्वारा। समझ आ गया? आगे चलते हैं। और अमेरिका में जो है ना भाई, महामार्गों का घनत्व उच्च है ना, और जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, पहले बात जो तुमको नोट करनी है क्या, कि अमेरिका में जो महामार्ग है उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। घनत्व क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम ही डिस्टेंस पे तुम्हें बहुत महामार्ग देखने को मिल रहे हैं, जो कि लगभग कितना है? 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या? 0.56 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी मान लो ये प्रति वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है भाई, तो इतने में ये प्रति वर्ग किलोमीटर का एरिया, इसमें तुम्हें 0.65 किलोमीटर तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगा? इतनी लंबाई का तुम्हें एक हाईवे देखने को मिल जाएगा। अगर तुम 1 किलोमीटर का एरिया ले रहे हो, वर्ग किलोमीटर का एरिया, तो उसमें तुम्हें 0.6 किलोमीटर की लंबाई का तुम्हें एक महामार्ग देखने को मिल जाएगा। नहीं, 1 किलोमीटर में से इतने किलोमीटर पर तुम्हें हाईवे जरूर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या दिखाता है? कि हर 1 किलोमीटर आपको 0.65 किलोमीटर का महामार्ग देखने को मिल रहा है। मतलब 1 किलोमीटर में लंबाई इतनी है, मैं यही नहीं कह रहा इतना छोटा है, नहीं, लंबाई इतनी आपको देखने को मिल जाएगी 1 किलोमीटर के अंदर। ध्यान रखना यार, प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको इतना
लंबाई का महामार्ग आप देख सकते हो। तो इस वजह से बोला जा रहा है अमेरिका में घनत्व ज्यादा है। और प्रत्येक स्थान जो है महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देख लो क्या बोला मैंने यहाँ पर, कि हर स्थान जो है अमेरिका के अंदर महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है। नहीं, महामार्ग है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर है वो एक स्थान है, बस वो महामार्ग पर वो पहुंच जाएगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं, देखो मान लो ये क्या तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका मान लो बस ऐसे ही, है ना। इस साइड तो आपका क्या है, प्रशांत महासागर है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है ना। तो पश्चिमी यहाँ पर जो पश्चिमी तट पे है, जो प्रशांत महासागर का तट है, ये तो लिखा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर तट, तो ये आपका प्रशांत महासागरीय तट है ना। तो पश्चिम में जो कि प्रशांत महासागर तट है, यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर तट है और ये पश्चिमी तट है उत्तरी अमेरिका का। तो पश्चिमी महासागरीय तट से इजिली जो है पूर्वी तट पर जाया जा सकता है, जो कि अटलांटिक तट भी है, क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक तट भी हो गया ये वाला, और ये प्रशांत महासागर, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर तट भी हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर, यहाँ पर ना पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर जो है, यहाँ पर जो नगर स्थित है, और वो पूर्व में जो नगर स्थित है जो कि अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है, वो भली भांति जुड़े हुए हैं महामार्गों के द्वारा, है ना। समझ गए ना। तो मतलब कि मैं कहना चाहूँ ये नगर आपस में जुड़े हुए हैं महामार्गों के द्वारा, ठीक है, क्या महामार्गों के द्वारा, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आगे चलें। अगर आप देखना भी चाहो तो भाई ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, यानी कि ये देखो, है ना, जो ये आपका हिस्सा है, ये पूरा आपका क्या पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये पूरा क्या आपका अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ से आपको अगर यहाँ जाना है तो इजीली आप जा सकते हो महामार्गों के द्वारा, क्योंकि ये क्या आपका यहाँ से भी आप यहाँ जा सकते हो, क्योंकि महामार्ग यहाँ पर वेल डेवलप्ड बना रखे हैं, क्योंकि इजीली आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाई क्या है महामार्ग बना रखे हैं। यहाँ पर देखो पश्चिमी ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है, इसके तट पर ये वाला इस नगर आ रहा है और यहाँ पर ये वाला नगर आ रहा है, तो आपस में जुड़े हुए हैं अच्छे से। आगे चले, और आगे देखो उत्तर में जो कनाडा के नगर हैं वो दक्षिण मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। तो कनाडा के जो नगर हैं और जो मैक्सिको के नगर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं इन्हीं महामार्गों की वजह से। तो कनाडा है ये, ठीक है ना, और मैक्सिको आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका मैक्सिको, और मैक्सिको अलग कंट्री है ना, और कनाडा अलग है। तो मैक्सिको के जो नगर हैं वो कनाडा के नगर से जुड़े हुए हैं भली भांति अच्छे तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ हाईवेज यानी महामार्ग, जो कि दूरस्थ स्थान, जो कि दूर के स्थानों को जोड़ते हैं। आगे चलो, कनाडियन महामार्ग, जहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। जो ट्रांस कनाडियन महामार्ग है ये पश्चिमी तट पर जो स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, उसका जो वैंकूवर जगह है उसको पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउलैंड, ध्यान रखना, ठीक है, न्यूफाउलैंड के प्रांत सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो जो वैंकूवर जगह है, ठीक है, जो वैंकूवर है इसको कहाँ से जोड़ता है भाई, सेंट जॉन तक जोड़ता है। कहाँ तक जोड़ता है भाई, सेंट जॉन तक आपको ये जोड़ता है। यही बोल रहा है, ध्यान ध्यान रखना जो बोला है कि जो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है, पहली बात तो ध्यान रखना है कनाडा में है। तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो है पश्चिमी तट पर स्थित, क्या ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, पूरी ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, तो इसके पश्चिमी तट पर स्थित क्या है, एक वैंकूवर स्थान है, तो ये वैंकूवर है। तो वैंकूवर को कहाँ से जोड़ता है भाई, जो आपका सेंट जॉन स्थान है, जो कि किसका है, न्यूफाउंडलैंड प्रांत का है, आपको एक नगर सेंट जॉन उसको जोड़ता है, ठीक है ना। ये क्या है, पूरा न्यूफाउंडलैंड है, ये पूरा न्यूफाउंडलैंड प्रांत है, जहां पर एक सेंट जॉन नगर है जो कि जुड़ता है किससे, वैंकूवर से, और वैंकूवर कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया में, उसका नगर है। तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ये पूरा क्या है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है, ध्यान रखना है। और ये महामार्ग कैसे होता हुआ जा रहा है, ये पूरा इस रास्ते से होता हुआ जा रहा है, ध्यान रखना, रेजिना, विनीपेग, निपिगोन, ठीक है, मैराथन, ओटावा, ये सब रास्ते इस बीच में पड़ते हैं किसके, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग के। आगे चलें, ये तो बता दिया मैंने। आगे देखो, अब अलास्का राजमार्ग है, महामार्ग कह लो या राजमार्ग कह लो, बात एक ही है। अलास्का राजमार्ग जो है कनाडा के एडमंटन को अलास्का के
एक्यूरेसी से जोड़ता है। ठीक है, बहुत यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में लिख तो दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना जो एक्चुअल में जो अलास्का राजमार्ग है किसको जोड़ता है, और फिर ये एडमंटन या एक्यूरेसी से कैसे पहुंचता है, तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, देखो पहली बात, अलास्का है कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है, कनाडा के इस साइड जब कभी इसका वेस्ट पार्ट है कनाडा का, वहां पर आपको अलास्का देखने को मिल जाता है। मिल गया भाई। तो अलास्का जो राजमार्ग है कनाडा के एडमंटन को, क्या, कनाडा के एडमंटन को, तो एडमंटन आपका इस साइड है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये कनाडा है पूरा, क्या है, कनाडा है, तो कनाडा का एडमंटन, तो ये कनाडा का एडमंटन है, और जोड़ कहाँ रहा है, अलास्का के एकोरेज से। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से पूरा, और कहाँ तक जाता है, पूरा आपका जो है यहाँ तक ये जाता है। ठीक है, कहाँ तक, डेल्टा जंक्शन, डेल्टा जंक्शन तक जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है अलग अलग मार्ग निकल रहे हैं, अलग अलग मार्ग निकल जो कि एकोरेज तक जाते हैं, ध्यान रखना है, समझ रहे हो। और ध्यान रखना, एक और चीज बता देता हूँ तुम्हें, जो अलास्का राजमार्ग है मेनली है कहाँ से, ये क्रीक से, जगह क्रीक से निकलता है, और यहाँ पर ये जाता कहाँ तक है, और यहाँ पर जाता है ये डेल्टा जंक्शन तक है, यानी क्रीक से डेल्टा जंक्शन तक, डेल्टा जंक्शन तक बेसिकली जो है आपका ये अलास्का राजमार्ग है। बट जो है यहाँ पर इसलिए लिखा रखा है भाई कि कनाडा का जो एडमंटन है उसको जो अलास्का के एकोरेज से जोड़ता है, वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसके नीचे और भी मार्ग है। तो यहाँ पर तो आपका राजमार्ग खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से एक रास्ता बना जो कि एडमंटन तक जाता है, और इसी डेल्टा जंक्शन से आगे जाके और भी रास्ते जो कि एकोरेज तक जाते हैं। तो इसलिए अब बंदा को एकोरेज जाना है तो वो इसी राजमार्ग का यूज करते हुए जाएगा, तो इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, ये ध्यान रखना है। तो कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकोरेज से जोड़ने का काम करता है अलास्का राजमार्ग। आगे चलें, जो कि एक अगला पढ़ाने वाला हूँ, क्या, जो कि अभी कंस्ट्रक्टिव में है, मतलब ये बन रहा है, वो क्या है, वो जो भी बन रहा है, और लॉन्गेस्ट महामार्ग है ये वर्ल्ड का, क्या है, लॉन्गेस्ट महामार्ग है, सबसे लंबा, ध्यान रखना है। तो निर्माण अधीन पान अमेरिकन महामार्ग जो कि कुछ इस प्रकार का है, यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा नीचे तक जाता है। ठीक है, जो कि पूरा ऊपर तक यानी कनाडा तक जा रहा है, ध्यान रखना है। यानी पूरा उत्तरी अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, तो पूरे आपस में जोड़ता है, ये जो महामार्ग है सबको जोड़ता हुआ चलता है। तो ये कभी कंस्ट्रक्टिव में मतलब बन रहा है अभी, ये ध्यान रखना है। जिसका जो अधिकांश भाग है वो बन चुका है, लेकिन अभी कुछ कुछ रहता है, तो उसको काम चल रहा है। तो अब जो पान अमेरिकन महामार्ग है, ये दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे इस महामार्ग से। ठीक है, यहाँ पर कनाडा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और फिर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलता है, ये मध्य अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है ना। तो दक्षिण अमेरिका के कुछ देश या पूरे, हाँ कुछ देश, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस महामार्ग की वजह से, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा महामार्ग ये है वर्ल्ड का, समझ आ गया। आगे चलें, यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है ना। यूरोप के अंदर हम बात करें, वाहनों की बहुत विशाल संख्या, मैंने पीछे बात भी करी थी कि भाई सड़कों पर वाहनों की संख्या अगर हम तुलना करते हैं यूरोप की, है ना, पश्चिमी यूरोप की, तो उसमें उत्तरी अमेरिका आगे निकल जाता है। बताया था मैंने, तुलना करी थी जब। बाकी यूरोप में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और महामार्गों का एक जाल मिलता है, यानी हाईवेज बहुत अच्छे बना रखे लोगों ने वहाँ पर यूरोप के अंदर। परंतु महामार्गों को रेल मार्ग और जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ता है। जितने भी आपके हाईवेज हैं उनको रेल मार्ग से और जल मार्ग से क्या करना पड़ता है, काफ़ी कंपटीशन लेना पड़ता है ना। वो देखने वाली बात है कि भाई लोग हाईवेज का यूज़ कर रहे हैं, रेल मार्ग का यूज़ कर रहे हैं, जल मार्ग का यूज़ कर रहे हैं, तो वही बात है। तो ध्यान रखना है भाई, महामार्गों को कंपटीशन तो झेलना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, महामार्गों को उसे कंपटीशन तो लेना पड़ रहा है, किससे, जल मार्ग से और आपका रेल मार्ग से। क्या लेना पड़ रहा है भाई, कंपटीशन लेना पड़ रहा है, और टक्कर दे रहे हैं मतलब ये परिवहन भी, ध्यान रखना है, समझ रहे हो। अब आगे हम बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें की, इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड्स। ठीक है, देखो, तो
सीमा रोड्स क्या है भाई, या सीमावर्ती रोड्स क्या, जो कि बाउंड्रीज पर है, सीधी सी बात है, जो कि क्या है, बाउंड्रीज पर है। अब इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे लगते हैं, मैं इंडिया की बात करता हूँ तो अपना जो हमें हमारी पाकिस्तान से बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान से बाउंड्री लगती है हमारी, है ना, और चाइना से बाउंड्री लगती है, जम्मू कश्मीर के रास्ते से, भूटान से हमारी जो है सीमा लगती है, और नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, बता दिया मैंने आपको। ऐसे बांग्लादेश से भी हमारी जो है बाउंड्री लगती है, और कुछ बच गया, म्यांमार से हमारी बाउंड्री लगती है। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर भी जो है भाई रोड्स यानी सड़क बनाई जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं सीमावर्ती सड़कें। जो सीमाओं पर बनाई जाने वाली सड़कें इनको सीमावर्ती सड़कें बोल रही हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहती है। जो बाउंड्रीज के सहारे बनाई गई सड़क है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमावर्ती सड़कें बोलते हैं। ये सड़कें बेसिकली होती क्यों हैं, ये सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना भाई। मान लो कि कभी कुछ हो जाए, वहाँ पे युद्ध वगैरह छिड़ जाए, तो वहाँ पे ना सड़क अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ से सड़क से जी बोला गया प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। और इस सड़क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है कि इजीली वहाँ से ट्रैवल हो सके। और क्या करती है भाई, जो दूरस्थ स्थानों में रहने वाले लोग हैं, प्रमुख नगरों से जोड़ने का काम भी ये करती है, ठीक है, और प्रतिरक्षा तो करती करती है। अब आगे हम बात करते हैं रेल मार्ग की। किसकी बात करेंगे भाई, रेल मार्ग की हम बात कर लेते हैं। देखो, तो जो रेल मार्ग है ये लंबी दूरी तक स्थूल वस्तु क्या होती है भाई, स्थूल वस्तु होती है भारी वस्तु। क्या भारी वस्तु, जो भारी वस्तु को क्या बोलते हैं हम, स्थूल वस्तुएं बोलते हैं। तो जो रेल मार्ग है ये लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की एक विधा है, या विद्या आप कह लो, ठीक है ना। जो कि दूर बहुत दूर है, सामान को ढोना है जो कि भारी बहुत है, या यात्रियों को ढोना है, ले जाना है, तो उसके लिए एक अच्छा स्थल परिवहन माना जाता है। और रेल लाइनों की जो चौड़ाई होती है, ठीक है ना, रेल लाइन समझ रहे हो ना, ये रेल लाइन है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, इसको क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको गेज बोलते हैं, ध्यान रखना। जो रेल लाइन है इसकी जो चौड़ाई, इसको गेज बोलते हैं। ये हर देशों में अलग अलग देखने को मिलेगी, यानी कि किसी मान लो अमेरिका की बात करोगे, वहां पर जो चौड़ाई होगी रेल लाइनों की उसमें डिफरेंस मिलेगा, किसी और देश में जाओगे वहां पर डिफरेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो हर देश में जो है रेल लाइनों की चौड़ाई अलग अलग मिलती है। तो सबसे बड़ी रेल लाइन चौड़ाई मानी जाती है रेल लाइन की, वो 1.5 मीटर से अधिक मानी जाती है। मानक मतलब कि जो कि नॉर्मल हर जगह मानी जाती है, जो होती है हर जगह नॉर्मल, मानक समझते हो ना, जो कि हर एक नॉर्मल है जहाँ पे लोग यूज बना रहे होते हैं उसको उस कंट्री के अंदर। तो 1.44 मीटर की होती है। मीटर लाइन जो कि लोग किसी कंट्री बनते हैं वो 1 मीटर की होती है। और छोटी लाइन में इसको हम बांट सकते हैं, किसको, रेल लाइनों की चौड़ाई में, ठीक है। बड़ी लाइन मानक लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, इसमें हम जो है रेल लाइनों की चौड़ाई को बांट सकते हैं। और मानक लाइन का उपयोग जो है ब्रिटेन में किया जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में आ सकता है कि जो मानक रेल लाइन है इसका यूज कहाँ पे करा जाता है, ब्रिटेन में करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, और दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय, सही बात है ना। जो डेली का आना जाना जिसका होता है वो भी कई बार ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो ऐसी रेलें जो है अभी ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान के अंदर और भारत के अंदर काफ़ी फेमस है। और ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और लेके आती हैं, लाती है ले जाती हैं, ठीक है भाई। तो जो दैनिक गाड़ियाँ हैं यही रेल मार्ग वाली, ये लाखों लोगों को ले जाती हैं और छोड़ के आती है, मतलब वापस लेके भी आती है और छोड़ के भी आती है। और विश्व के अंदर लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं, ठीक है। अच्छी सड़कें कितनी है, वो तो 150 लाख है, ध्यान रखना, 150 लाख किलोमीटर है। रेल मार्ग की बात करें तो 13 लाख किलोमीटर है लगभग पूरे विश्व के अंदर। और यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए भाई, सघनतम यानी बहुत कम कम जगह पर आपको ज़्यादा दूरी तय ना करने पड़े रेल तक जाने के लिए, यानी कि आपको कुछ दूरी चलो आपको आपको एक रेल स्टेशन मिल जाए, मतलब कि एक रेल तंत्र मिल जाए। तो सघनतम जो रेल तंत्र है जहाँ पर एक रेल का जाल बना हुआ है किसी भी स्थान तक जाने के लिए, वो यूरोप होगा। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना है। और यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, कहाँ पर, यूरोप में। कितने हैं भाई, 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा भूमार्गी हैं, मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान पर वापस से जा रहे हो, दोहरे मार्ग हो गए, है ना।
यह बहुमार्गी है। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा मार्ग पर आप जा सकते हो इन रेल मार्गों के द्वारा। बेल्जियम जो है, अरे भाई, ठीक है, जो बेल्जियम है, बेल्जियम में रेल घनत्व सबसे ज्यादा है। प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेल घनत्व हमें देखने को मिलता है। एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में। कैसे है भाई? आपको जो 6.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है बेल्जियम के अंदर, उसके लगभग 1 किलोमीटर पर आपको रेल मार्ग देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर ये मान लो बेल्जियम है, ये अगर मान लो ये बेल्जियम है, तो इसके 6.5 वाला जो एरिया है, ठीक है ना, 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है, क्या बोला मैंने? वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यानी इसके इतने से एरिया में आपको लगभग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वाले एरिया पे क्या देखने को मिल जाएगा भाई? आपको रेल देखने को मिल जाएंगे, रेल मार्ग आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो भाई? ध्यान आपको रखना है। आगे बात करूं, औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि जितने भी ऐसे प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, औद्योगिक प्रदेश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है घनत्व का प्रदर्शन करते हैं। किसके लिए? रेल के। ठीक है, लंदन, पेरिस हो गया आपका, ब्रुसेल्स हो गया, मिलान हो गया, बर्लिन हो गया, वार्सा, ये महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। मतलब यहाँ पर आपको रेल का घनत्व कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सामान को ले जाना, है ना, लाना, ये सब होता रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर रेल तंत्र तो होना ही चाहिए, इसलिए ये रेल के केंद्र है, ध्यान रखना है। इससे जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं ज़्यादा घनत्व का प्रदर्शन करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इंग्लैंड में जो यूरो टनल ग्रुप है, इसके द्वारा परिचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा जो है एक सुरंग मार्ग है जो कि लंदन को पेरिस से जोड़ता है। इधर देखो साइड में आप, है ना, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, देखो ये फ्रांस है ना। तो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ध्यान रखना। समझ रहे हो भाई? तो लंदन को पेरिस से जोड़ते कौन सी जिसको हम, जो ये सुरंग मार्ग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चैनल टनल भी बोलते हैं, इसको हम चैनल टनल भी बोलते हैं, या इसको आप यूरो टनल भी बोल सकते हो। क्या? यूरो टनल, या यूरो सुरंग, या चैनल सुरंग। ठीक है भाई, तो लंदन को पेरिस से जोड़ती है, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल भी यहाँ पे। बाकी अगर तुम देखो, अगर तुम इसमें देखना चाहो तो जो है पे आपका एक्चुअली में जो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ रही है, तो यहाँ पर इसी के जगह, इसी वजह से जो है यहाँ पर आपका जो बता रहा था यहाँ पर लंदन है। ठीक है, तो लंदन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और पेरिस आपको फ्रांस में देखने को मिल जाएगा, इसलिए जो है ये लंदन पेरिस से जुड़ जाता है। बट एक्चुअल में तुम बोलोगे भाई ये लंदन पेरिस को ही आपस में जोड़ती है, ऐसी बात नहीं है। ये जो ये वाला स्थान है, ठीक है, फोल्केस्टोन जो है ये आपका एरिया, और एक ये वाला कैलेसिस, इसको आपस में ये जोड़ती है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर लंदन पेरिस भी आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या है। देखो, जो महाद्वीप के दोनों एंड को जोड़ दें वो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं। ठीक है, पार महाद्वीप यानी पूरे महाद्वीप को पार कर दे, है ना, और दोनों एंड को मिला दे, वो कैसे रेल मार्ग होते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं। तो मेनली हम तीन की बात करेंगे यहाँ पर, पार साइबेरियन रेल मार्ग की, पार कैनेडियन रेल मार्ग की, और ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो इन तीन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात हम जरूर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? जो दोनों छोरों को जोड़ दे, ठीक है ना, पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों एंड्स को यानी कि छोरों को जोड़ दें। और इसका निर्माण जो है आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए करा जाता है। ठीक है, आर्थिक कारण भी, राजनीतिक कारण भी है। ठीक है, और इस दिशा में भाई लंबे मार्गों में थोड़ी सुविधा मिल जाए, लंबी यात्राओं में इसके लिए जो है ये करा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनका निर्माण करा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पार साइबेरियन रेल मार्ग की। ठीक है, पार साइबेरियन रेल मार्ग की। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग बेसिकली है कहाँ पे? ये रूस के अंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये रूस के अंदर जो है रेल मार्ग है, जिसको हम बोलते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर एक एक बातों पे आपको गौर करनी है।
तो ये रूस का एक प्रमुख रेल मार्ग जो है पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जो है मॉस्को, कजान, ट्यूमिन और नोविसिबिर्स्क, चीता, खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से? पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, तो ये रूस है अपना। ठीक है, ये इसका पश्चिमी हिस्सा, ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलता हुआ है बीजा मास्को से, कजान से। ठीक है, और भी जगह है देखो। ठीक है, ये केटोरी नबर्ग एक नाम है, ट्यूमिन हो गया, ओमस्क हो गया। ठीक है, ऐसे ही नोवोसी बिर्स्क हो गया, ये नाम है सारे रूस के अंदर। ठीक है, क्रास्नोयार्स्क हो गया, अंगार्स्क हो गया, चीता हो गया, खबरोवस्क हो गया, है ना। तो कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है, यानी कि दो एंड हो गए, एक व्लादिवोस्टोक और एक सेंट पीटर्सबर्ग। तो इन दोनों को जो है ये पार साइबेरियन मार्ग, रेल मार्ग मिलाता है और इनसे होता हुआ ये जाता है, जो कि रूस का है ना। और रूस के साइड क्या आपको पता होगा? प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो समझ आ रहा है तुम्हें यहाँ पर क्या बोला गया था? कि जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित, आपको पता होगा, बोलोगे भाई यहाँ पर प्रशांत महासागर थोड़ी है। देखो भाई ध्यान समझना तुम, आपको पता है, आप मैप पे देखते हो, आपको पता है, आप बोलोगे भाई ये तो जो है जो उत्तरी अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, उसकी पश्चिमी साइड पर है प्रशांत महासागर। ऐसा नहीं है भाई, आपको पता है हमारी पृथ्वी कैसी है, थोड़ी ऐसे शेप में है। तो प्रशांत महासागर ठीक है अमेरिका के पश्चिम साइड हमें दिखता है, अमेरिका के पश्चिमी साइड में है। लेकिन भाई प्रशांत महासागर उतना ही नहीं है, वो और भी तो एरिया कवर कर रहा है। तो वो रूस के पास, रूस के पूर्वी साइड में भी आ जाता है, वो रूस के पूर्वी साइड में भी आ जाता है। अगर तो मैं दिखाऊं, रुक जाओ भाई। हाँ, ये अलास्का वाला इमेज देखो, ये अपना अमेरिका, ये कनाडा है। ठीक है ना, और ये हमारा रूस आ जाता है, रूस का ये पूर्वी हिस्सा है, रूस का ये पूर्वी हिस्सा, ये अलास्का है। और यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है, ये पूरा क्या है? हमारा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो है, तो यहाँ पर रूस के पूर्व में है। तो प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक है, ध्यान रखना है। समझ गया ना? तो सेंट पीटर्सबर्ग से जो है व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बता दिया है मैंने आपको। और इन सब से होता हुआ जाता है, ये कुछ मेन ही नाम लिखे हुए हैं, बाकी मैंने आपको दिखाया पीछे इमेज में। और भी बहुत सारे नाम है जिनसे होता हुआ गुजरता है और यहाँ तक पहुंच जाता है इस रेल मार्ग के द्वारा। और ये एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट और विश्व का सर्वाधिक लंबा, क्योंकि 9,322 किलोमीटर का है, ये सबसे लंबा है एशिया का, मतलब एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये है। अगर पता होगा भाई, रूस का एरिया ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कमेंट में बताना मुझे तुम, ठीक है, कि जो रशिया है, रशिया जो है इसका एरिया कितना है, एरिया कितना है? ठीक है, कमेंट में बताना मुझे। तो रेल मार्ग हो गया। और दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये है, यानी कि विद्युतीकृत, इलेक्ट्रिसिटी भी है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। और दोहरे पथ से युक्त है, मतलब कि इसमें दो रास्ते हैं, जाने का भी और आने का भी है। और इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। ठीक है ना, आपको पता होगा ये रूस जो एक ऐसा देश है जो कि कुछ हिस्सा का एशिया में भी आता है और कुछ यूरोप में आता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसने जो अपने एशियाई प्रदेश हैं, तो रूस का जो एशियाई प्रदेश है, इसने इसको क्या करा? पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ दिया है, अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ दिया, किसने? इस महामार्ग, इस रेल मार्ग ने। ठीक है, आगे चले। जो अगला है अपना, वो है भाई पार कैनेडियन रेल मार्ग। कैनेडियन आ गया ना, मतलब कि कनाडा का हम बात करने वाले, ये कनाडा का रेल मार्ग ये है। तो कनाडा का जो ये रेल मार्ग है, ये 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो कि पूर्व में हैलिफैक्स से स्टार्ट होती है और मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी से होती हुई, मतलब ये रास्ते में पड़ते हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर वैंकूवर जो है वहां तक जाती है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? तो हैलिफैक्स से स्टार्ट होती है, हैलिफैक्स से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है भाई? वैंकूवर तक जाती है। कहाँ तक जाती है भाई? वैंकूवर तक, वैंकूवर तक जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है आपका भाई? यहाँ पर पूर्व में हैलिफैक्स है। ठीक है, पूर्व में क्या? हैलिफैक्स है। ठीक
ठीक है, हेलिफैक्स है, समझ रहे हो। और इनसे होते हुए गुजरती है, यानी ये इनके रास्तों में पड़ता है, ये जो है इनके रास्तों में पड़ता है, जितने मैंने आपको नाम बताए हैं। बाकी एक और देख भी लेते हैं भाई इसको। देखो, तो कनाडा में आपको पता है, ठीक है भाई, बता दिया मैंने क्या है, ये आपको बता दिया कनाडा में है। ठीक है भाई, पार कनेडियन रेल मार्ग। तो मैंने बताया तुम्हें पूर्व में कहाँ से, ईस्ट साइड पे हैलिफैक्स से स्टार्ट होगा, हैलिफैक्स से फिर सिडनी, देन क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैडबरी, और आगे जाके विनीपेग, रेगिना, कैलगरी, कैमलुपस, और उसके बाद वैंकूवर। ठीक है, विक्टोरिया वैंकूवर। तो वैंकूवर तक ये जाती है। ठीक है, समझ आ गया। तो मैं तुम्हें यही बता दिया था, कहाँ तक जाती है भाई, वैंकूवर तक जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और आगे मैं बात करूं, ठीक है, तो थोड़ा पीछे करो भाभी इसको, हाँ इस पे आ जाओ। ये समझ आ गया भाई कहाँ तक वैंकूवर तक जाती है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर है। इसका जो निर्माण है वो 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, 1886 में हुआ था। वो भी एक एग्रीमेंट के तहत हुआ था। क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट के तहत में हुआ था। और बेसिकली हुआ क्यों था, पश्चिमी तट पर जो ब्रिटिश कोलंबिया है ना, उसको राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से हुआ था। जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का प्रांत है, मैंने आपको पीछे अलास्का वगैरह दिखाया था, है ना, वहीं पर जो है, मैंने को ब्रिटिश कोलंबिया भी आपने अगर देखा हो, आ, देखे भाई जरा ब्रिटिश कोलंबिया, इधर तो खैर नहीं देख पाओगे तुम, 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पर है ना, तो ये मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर सेंट जॉन, न्यूफालैंड और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है ना, तो कनाडा का प्रांत है। तो ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में डालने के लिए इस जो है इसका निर्माण करा गया था, किसका, कैनेडियन रेल मार्ग का। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था 1886 में, ये ध्यान रखना है। दिखा दिया मैंने कहाँ पर है, कनाडा में ही है। और बाद के वर्षों में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश है ना, जो क्यूबेक और जो मॉन्ट्रियल है, कहाँ पर है भाई क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, ये क्यूबेक हो गया और ये मॉन्ट्रियल है। ठीक है, ये दोनों जो जगह है आपकी, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, जो कि बेसिकली अपने क्या है, ये औद्योगिक प्रदेश है, ये क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। तो इनको जो है प्रेरी प्रदेश की जो गेहूं मेखला और उत्तर प्रदेश में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण जो आपका कनेडियन रेल मार्ग है काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसका महत्व बढ़ गया है। ठीक है, और आगे और सुनो, विनीपेग से जो है, विनीपेग कहाँ पर है देखो, रास्ते में पड़ता है इस मार्ग के। ठीक है, इस कैडबरी के बाद यहाँ पर विनीपेग ही आता है और रास्ते में। तो विनीपेग से जो है थंडर खाड़ी, जो कि एक सुपीरियर झील है, तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से बनाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ से, ध्यान रखना, विनीपेग से थंडर खाड़ी तक, जो कि एक सुपीरियर झील है, तक एक मार्ग मिलता है। ठीक है, जो कि इस रेल लाइन को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक, गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा निर्यात किए जाने वाले इंपोर्टेंट निर्यात हैं। देखो, रेल विनीपेग से क्या आ जाएगा भाई, वहां पर जो भी सामान छोड़ना है वो आ जाएगा। उसके बाद वहां से जो है जल मार्ग के द्वारा जो है गेहूं मांस का निर्यात हो जाएगा, करना हो तो हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो विनीपेग से थंडरकार्डी तक एक समृद्ध मार्ग जो है इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक, जहां से गेहूं और मांस का निर्यात होता है, एक इम्पोर्टेंट रेल मार्ग बना देता है। किसको, पार कैनेडियन रेल मार्ग को। ठीक है भाई, और जो ये जो लाइन है, ये कनाडा की आर्थिक धमनी है। जो रेल मार्ग जो लाइन आपको मैंने बताई, पीछे बता रहा हूँ, ये एक आर्थिक धमनी बोली जाती है कनाडा की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर देना, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। तो ऑस्ट्रेलिया की मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही होगी जो रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलिया का नाम से तो चल रहा है हमें कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो नाम से तो चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करता है ना। तो देखो, तो जो ये रेल लाइन है, ये पश्चिमी तट पर पर्थ से स्टार्ट होती है, कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर जो सिडनी है वहां से ये मिलता है। ठीक है, और इसके दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। देखो, ध्यान से मुझे समझना है तुम्हें,
कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, कहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है, पर्थ से स्टार्ट होती है। कहाँ से भाई, पर्थ से स्टार्ट होती है, पर्थ से स्टार्ट होती है, फिर कलगुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, ठीक है, पोर्ट पीरी, पीटरबोरा, ब्रोकन हील, रोटो, पार्क्स, ठीक है, और सिडनी तक ये जाती है। फिर उसके बाद ये दक्षिण में मुड़ जाती है, ठीक है, दक्षिण में कहाँ तक फिर आता है, एल्बरी, और फिर मेलबोर्न तक जाती है, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा था, सिडनी को मिलाते हुए फिर महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूरब को जाती है, ठीक है ना, दक्षिणी भाग के आर पार। यानी कि मैं तुम्हें दिखाऊं भाई, तो यही बोला गया है ना। तो यहाँ तक आ गई, उसके बाद है तो दक्षिण में मुड़ गई, और फिर ये कहाँ पर हो गई, पश्चिम से पूरब हो गया ये, ठीक है भाई, क्या हो गया ये, पश्चिम से पूरब को जाती है, यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया, इसको ऐसे देखो तो पश्चिम से पूरब हो गया, और वैसे जो है यहाँ पर ये दक्षिण की ओर जा रही है, एल्बरी यानी मेलबोर्न तक जा रही है। ये क्या अपनी जो रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, पार ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग। वापिस चले पीछे, समझ आ गया। और ये एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन जो कि एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है, और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन है जिसको, जो कि एडिलेड, ठीक है, और एलिस स्प्रिंग को जोड़ा जाता है, और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है, मेन आपका यही जो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं जल परिवहन की, किसकी, जल परिवहन की। तो जल परिवहन को पता है, जहाँ पे जल का यूज हो रहा हो परिवहन के लिए, तो वो जल परिवहन है। तो जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब समुद्र है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, जरूरी थोड़ी हम तो मार्ग बनाना ही पड़ेगा, नहीं, मार्ग बनाना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। तो जल परिवहन में आपको मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं, सही बात है, इनमें तुम कितने ही भारी जहाज ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन सुविधाएं प्रदान करने की है ना, मतलब देखो पूरा मान लो पूरा समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ किसी कंट्री का तट आ रहा है, यहाँ किसी कंट्री का तट आ रहा है, तो बस यहाँ पर क्या तुम्हारे पत्तन होने चाहिए, यहाँ पर पत्तन होना चाहिए, यहाँ पर पत्तन होना चाहिए, जहाँ पर जो सामान तुम यहाँ से लेके आ रहे हो शिप के द्वारा, यहाँ पर तुम उतार सको, या यहाँ से ले जाके तुम दूसरी जगह पे ले जा सको। तो वही बोला गया, आवश्यकता केवल क्या है, दोनों छोर पर पत्तन सुविधाएं होनी चाहिए, दोनों एंड्स पर एक सुविधा होनी चाहिए, किसकी, बंदरगाह की, पत्तन की। और ये परिवहन एक बहुत सस्ता साधन पड़ता है, जहाँ पर जो है घर्षण भी कम देखने को मिलता है, मतलब बैरियर कम देखने को मिलते हैं। जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। घर्षण मतलब कि रुकावटें वगैरह जो है ज्यादा होती है कहाँ पर, स्थल पर, ना कि जल के अंदर। तो जल का घर्षण कम होता है स्थल की अपेक्षा। और जल परिवहन में जो है ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। अगर हम रेल मार्ग की बात कर लो या और कोई मार्ग, या चाहे तुम वायु मार्ग की बात कर लो, जल परिवहन सस्ता तो होता ही है, और यहाँ पर एनर्जी भी कम लगती है कंपैरेटिवली, ध्यान रखना। समझ गया, और समझ आ गया। और यहाँ पर जो है इसके रख रखाव की जरूरत, और जल परिवहन में हमें इसकी ना मेंटेनेंस ना रख रखाव की कोई जरूरत भी नहीं होती है। अब जल परिवहन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, समुद्री मार्ग और आपका आंतरिक जल मार्ग। समुद्री मार्ग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो जल परिवहन को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग। और समुद्री मार्ग को भी आगे कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक है भाई, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ऐसे तटीय नौ परिवहन। और ऐसे ही आंतरिक जल मार्ग की बात करो तो इसको इतने हिस्सों में बांट देते हैं जो कि आपकी बुक में दे रखा है। राइन जल मार्ग, डैन्यूब जल मार्ग, वोल्गा जल मार्ग, वृद्ध झीलें, सेंट लॉरेंस एंड मिसिसिपी जल मार्ग, ठीक है भाई। तो ये आपकी बुक में दे रखा हो, काफी बड़ा चैप्टर को पता ये है ना। तो समुद्री मार्ग में ये सब आ जाएगा, आंतरिक जल मार्ग में आपकी ये सब आपको पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं समुद्री मार्ग की, ठीक है। तो महासागर जो सभी दिशाओं में मुड़ सकते हैं, है ना, ये नहीं कोई दिशा बनानी पड़ती है, महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महत्वपूर्ण महामार्ग प्रस्तुत करते हैं, है ना, मतलब कि बहुत लंबे रास्ते हैं भाई, किसी भी दिशा में मुड़ जाओ महासागर में, आपको जिस दिशा में जाना है तो प्रस्तुत करते हैं, जिनके कोई रख रखाव की लागत नहीं होती है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आप जो है भारी सामान को ले जा सकते हो, ठीक है भाई, और समुद्री परिवहन का यूज करके। और स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता हमको देखने को मिलता है समुद्री मार्ग। और शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक हो गया, टैंकर हो गए,
विशेषीकृत जहाज ने जो है नौबाहर के परिवहन को उन्नत बना दिया है। ठीक है भाई, देखो जो जल्दी खत्म होने वाली वस्तु, शीघ्र नाश पाने वाली वस्तु, हमें पता है कि हम इसमें वायु का यूज करते हैं। क्या वायु परिवहन का यूज हम करते हैं लगभग, है ना, करते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जो अपना जल परिवहन है ना, जैसे समुद्री मार्ग की हम बात कर रहे हैं, अगर तुमको दिख नहीं रहा है तो भाई 2 मिनट को, ठीक है। तो वायु परिवहन का यूज करते हैं, लेकिन अब जल परिवहन समुद्री मार्ग में क्या हुआ है कि जितनी जो जल्दी वस्तु खराब होने वाली है ना, उनके लिए प्रशीतन कोष्ठक, मतलब जहां पर उन सामान को ठंडा रखा जा सके, है ना, प्रशीतन कोष्ठक है, टैंकरों की सुविधा हो चुकी है जहाजों के अंदर, जिस वजह से जो है नौ भार यानी नाव के अंदर भार को ले जाना और मतलब परिवहन करना, तो नौ भार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। समझ रहे हो? यानी कि वायु मार्ग पर थोड़ी सी यहाँ पर डिपेंडेंस कम हुई है। समझ रहे हो भाई, ध्यान तुमको रखना है। और कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व के प्रमुख पतनों पर नौ भार के निपटान को सरल बना दिया है। ठीक है भाई, तो कंटेनर का प्रयोग भी होता है आजकल, ध्यान रखना है। तो कंटेनर के यूज ने विश्व के प्रमुख पत्तनों पर जो नौ भार को निपटान के लिए, क्योंकि पता ना पत्तनों पर क्या होता है, कंटेनर की सुविधा होती है, वहां पर सामान को उतारा जा सकता है, तो इस वजह से जो है प्रमुख पत्तनों पर नौ भार के निपटान को सरल बना दिया गया इजिली अब कंटेनरों की वजह से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले समुद्री मार्ग की, जो कि है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है भाई, ध्यान से समझना जो जो बता रहा हूँ। ये जो पीछे आप इमेज देख रहे हो, आपकी बुक की इमेज है, ठीक है। ये जो समुद्री मार्ग दिखा रखे हैं, ये जो है ये समुद्री मार्ग दिखा रखे हैं, और कुछ पत्तन दिखा रखे हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये पत्तन है, ये पत्तन है, ये पत्तन है, ये पत्तन है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है, 2 मिनट रुको पहले। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पहले हम बात करेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए भाई, इधर आपका इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये रूस है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, समझ आ रहा है। और इधर आपका है अटलांटिक महासागर, ये क्या आपका अरे भाई ये पेन है क्या, ये अटलांटिक महासागर है। और इधर साइड आपका प्रशांत महासागर है पूरे में, ठीक है, पूरे में प्रशांत महासागर आपको पता है, ठीक है। और ये इंडिया, यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, ये क्या हिंद महासागर है। यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, यहाँ पर आपका लाल सागर है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। चलो भाई, इतना समझ आ गया। अब चलते हैं वापस। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, उत्तरी अटलांटिक की बात हो, यानी कि अटलांटिक महासागर है, उसके उत्तर वाला हिस्सा जो कि कौन सा है, ये है, मैंने दिखाया है आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, देन आपका नीचे साउथ अमेरिका आ जाता है, वो फिर तो दक्षिण वाला पार्ट हो जाता है। हमें केवल उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करनी, जो कि क्या आ जाता है आपका, ये वाला इतना जो एरिया है आपका, ये पूरा जो है उत्तरी अटलांटिक में आ जाता है, ठीक है, ये क्या आपका उत्तरी अटलांटिक में आ जाता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो दक्षिण अमेरिका के पास वाला पूरा है, वो अपना साउथ अटलांटिक ओशन हो जाता है, सदर्न अटलांटिक महासागर या दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है भाई। तो जो ये मार्ग है, ये औद्योगिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है, और विकसित देशों विकसित विश्व के दो प्रदेशों, जो पूरा विकसित विश्व है, वर्ल्ड है, उसके दो प्रदेश, क्या उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला हिस्सा, ठीक है, उत्तर पूर्वी की बात हो रही है ना मेनली, तो ये पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके इस वाले हिस्से की बात यहाँ पर हो रही है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। और पश्चिमी यूरोप कहाँ है भाई, पश्चिमी यूरोप, ये आपका पूरा जो है पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, क्या है पूरा पश्चिमी यूरोप है, ये ध्यान रखना है, ये पूरा पश्चिमी यूरोप है ये। तो पश्चिमी यूरोप को मिलाता है, सीधी सी बात है भाई, देखो ना आप, ये क्या आपका उत्तरी अटलांटिक है, ये आपका इस साइड से निकल रहा है, तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स को पश्चिमी यूरोप से मिला दे रहा है। और यानी कि मैं किसी बात कहूँ तो विदेशी व्यापार आसान हो चुका है इससे। तो विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है विश्व का 1/4 व्यापार जो है होता है विदेशी व्यापार, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए ये विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग भी माना जाता है। और इसे विद ट्रंक मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो समुद्री मार्ग है, इसको क्या है, वृद्ध ट्रंक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वृद्ध ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं हैं, मतलब कि इस साइड भी तो तट है, वहां पर भी। और जो पश्चिमी यूरोप में जो पत्तन जो है, यहाँ पर अच्छी सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है, बंदरगाहों के पत्तनों की।
जिस वजह से यहाँ पर जो सामान लेके जाया जा रहा है वहां पर इजीली वहां पर उसका निपटान यानी कि उसको उतारा जा सकता है, दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो ये आपका जो है पूरा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये आ जाता है। समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूँ? ध्यान रखना है। और ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो इस वाले मैप में एनसीईआरटी में दे रखा है उसका ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, ये पनामा हो गया, है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये जो है पूरा जो है आपका हिस्सा जो है नॉर्थ अटलांटिक वाले में आ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लंदन, हैम्बर्ग, ये सब जो कुछ पत्तन है, पनामा वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ मैं? अब वापिस चलते तो हो गया अपना, इधर आ जाओ। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग, क्या बोला मैंने? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग दोनों ऐड है, मेडिटेरियन सी भी यानी कि भूमध्य सागर भी और हिंद महासागर, तो ये पूरा जो एक समुद्री मार्ग हमको देखने को मिलता है। देखो पहले ध्यान से देख लो कि भूमध्य सागर कहाँ है, मैंने आपको वैसे दिखा भी दिया था, अफ्रीका के ऊपर ही है। तो ये अफ्रीका आपका पूरा, ये इजिप्ट हो गया, यूरोप हो गया, तो यहाँ पर आपके जो है मेडिटेरियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से देखो आपको पता होगा यहाँ पे ना सुएज नहर, आगे आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो ना, ये इजिप्ट है, यहाँ पर मिस्र, तो यहाँ पर आपको सुएज नहर देखने को मिलती है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देता है ना। तो ये भूमध्य सागर ये पूरा लाल सागर से जुड़ गया, फिर आगे जाके हिंद महासागर से जुड़ जाता है। तो यहाँ से यूरोप को अगर व्यापार करना है, यूरोप की किसी कंट्री को, तो यहाँ पर आएगा भूमध्य सागर से, इस रास्ते से निकलेगा सुएज नहर से, लाल सागर में आएगा, फिर इंडियन ओशन के जरिए इंडिया में जाना है इंडिया में जाएगा, और कहीं चाइना में जाना है चाइना में चले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, जहां मर्जी व्यापार करना है वो कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, भूमध्य सागर ये और भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग है, बहुत लंबा है, जिसने व्यापार को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, ध्यान आपको रखना, आपको जितना भी ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये सारा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग ही है, समुद्री मार्ग है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो ये समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल के कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। ठीक है भाई, तो हृदय स्थल कहे जाने वाले जो जगह है उनसे गुजरता है ये, और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, और कोई भी मार्ग हो, सबसे ज्यादा देशों को और लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाला जो मार्ग है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग ही है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तन से कुछ में से कुछ है, मतलब इस रास्ते में बहुत सारे पत्तन पड़ेंगे, बाकी पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर ये सब इंपॉर्टेंट क्या है मार्ग, पत्तन है। ठीक है, ध्यान रखना, पोर्ट्स हैं ये जिस रास्ते में पड़ते हैं, पोर्ट सईद, अदन वगैरह तो आपको बताऊंगा स्वेज नहर जब पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर मुंबई में आगे, मुंबई भी एक पत्तन है, ऐसे और भी है भाई, यहाँ पर केरल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आगे सिंगापुर तक भी जा रहा है ये। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट पत्तन है, समझ आ गया? आगे चलो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये क्या है भाई, देखो ध्यान से समझना, ये यहाँ पर आपका क्या है, भूमध्य सागर है, तो यहाँ से देखो स्वेज नहर है, तो यहाँ से निकलता है यहाँ पर स्वेज हो गया, अदन हो गया, है ना, मुंबई हो गया, कोलंबो हो गया जो कि श्रीलंका में है, ये सब पत्तन है, ये सब क्या है, पत्तन है, अदन हो गया, ये सब जिनको आपस में मतलब इस रास्ते पत्तन ये पड़ते हैं। अब पत्तन पड़ रहे हैं मतलब कि यहाँ से कोई सामान लाया गया है, तो यहाँ पर तो तुम यहाँ पर ठहर सकते हो, सामान को टिका सकते हो, है ना, तो बहुत आराम कर सकते हो, तो ये बहुत सुविधाएं आपको मिल जाती हैं इन पत्तनों से। ये आपको समझ आ गया? आगे चलते हैं, अगला उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। देखो, तो इसको केप ऑफ गुड सी रूट भी कह देते हैं, ध्यान रखना। तो ये व्यापारिक मार्ग जो है अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को, ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को ध्यान रखना है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, तो ये अफ्रीका है, तो ये पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जो है इनको जो है प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, हाँ सुनना मेरी बात, ठीक है भाई, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अभी बस ना समझो, जो मैं पीछे नाम आ रहा है आपको बस मैप में दिखा रहा हूँ, ये पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, और पश्चिम अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अफ्रीका भी हो जाएगा, ध्यान रखना, लिख सकते हो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अटलांटिक वाला है। हाँ,
ठीक है भाई, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका दिखा दिया। और दक्षिण पूर्वी एशिया, कहाँ है दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ आ जाओ, ये क्या पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। बस सुनते जाओ ध्यान से। और दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये न्यूजीलैंड है आपका पूरा। ठीक है, यहाँ पर जो है इजिली जो है इसके जरिए व्यापार हो जाता है। न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है कौन सा उत्तमाशय अंतरिम समुद्री मार्ग। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको, ये जो मैंने हाईलाइट करे ना ये वाला पूरा ध्यान रखना। ये भी आप कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी एरियाज में आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें नहीं बताई जाती हैं। ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पर उत्तमाशय अंतिम समुद्री मार्ग के द्वारा ये मार्ग आपस में जुड़े हुए, इन सबकी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई, व्यापार होता है। तो देखो भाई ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, पूरा समुद्री मार्ग है जो कि पश्चिमी, ये पूरा जो देख रहे हो ना ये वाली लाइन, ये पूरा उत्तमाशय अंतरिम महामार्ग कह रहा हूँ, ये समुद्री मार्ग है। तो पश्चिमी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे पश्चिम अफ्रीका तक जाता है। यहाँ पर कुछ सामान देना है तो यहाँ पर दे देगा, फिर आगे जाके जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में जाना है, तो दक्षिण अफ्रीका में भाई सामान को लादना उतारना जो भी करना है कर सकता है। उसके बाद आगे जाके इंडिया तक भी पहुंच सकता है, फिर ऐसे दक्षिण पूर्वी एशिया में एंटर कर जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, और यहाँ से न्यूजीलैंड में भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है, पूरा जो मार्ग है ये क्या है, उत्तमाशय अंतरिम महामार्ग है, जो कि मैं दिखा दे किस किस को जोड़ता है ये पूरा महामार्ग। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो अटलांटिक महासागर के पार, देखो दक्षिणी अटलांटिक है ना, पहले देख लो, ये आपका जो है भाई ध्यान से देखना, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, और ये अफ्रीका है, और ये आपका कुछ यूरोप का हिस्सा है, और ये पूरा अटलांटिक ओशन है। तो ये तो आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, समुद्री मार्ग, और ये आपका जो पूरा है ये आपका दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नीचे वाले की। तो ये जो है पूरा ये सबको यहाँ से सब यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जगह जो है इस मार्ग से जुड़ी हुई है। और जो आपका मोरक्को वगैरह हो गया, स्पेन हो गया, इन सब से जो है दक्षिणी समुद्री मार्ग जुड़ा हुआ है आसानी से, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय से भी जुड़ा हुआ है दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है आपका। तो ये आपको बताया गया है, देखो। तो अटलांटिक महासागर के पार एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो कि पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देश है ना, दिखाया था मैंने आपको आगे, ये पश्चिमी यूरोपीय देश और ये पश्चिमी अफ्रीकी देश जो हैं, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश हो गए, देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, ठीक है, रियो डी जनेरियो भी है, अर्जेंटीना भी है, यूरुग्वे भी है, इन सबको मिलाता है इनसे। क्या कौन मिलाता है भाई, आपका दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, समझ आ रहा है। और इस मार्ग पर यातायात जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। तो सीधी सी बात है, उत्तरी अटलांटिक जो महामार्ग कह रहा हूँ भाई, बार बार समुद्री मार्ग ध्यान रखना तुमको, ठीक है। तो जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो ज़्यादा कामयाब है, वहाँ पर ज़्यादा व्यापार होता है ज़्यादा, और व्यस्त भी ज़्यादा वही है, और क्योंकि यहाँ पर इसका विकास भी सीमित है और जनसंख्या भी कम कम है, ठीक है, ध्यान रखना। इस वजह से यहाँ पर जो है यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में कम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका का विकास भी काफी सीमित है, इस वजह से इसका अगर हम कंपेयर करते हैं उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक से, तो उत्तरी अटलांटिक ज्यादा कामयाब है, समझ रहे हो। आगे चलो भाई, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, तो विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार अनेक मार्गों द्वारा संचालित ये होता है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें, देखो ये आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा अटलांटिक है, ये नॉर्थ, ये साउथ अटलांटिक, और उत्तरी प्रशांत महासागर की बात हो रही है, तो ये वाला हिस्सा, ये जो है आपका ये वाला पूरा जो है ये तो अलास्का है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो उत्तरी प्रशांत महासागर ये आ जाता है, ठीक है भाई। तो उत्तरी प्रशांत महासागर बता दिया मैंने आपको। तो ये समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने
कि जो ये समुद्री मार्ग है उत्तरी प्रशांत वाला, ये अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये जो अमेरिका का पश्चिमी तट है, ये जो अमेरिका का पश्चिमी तट है, ठीक है, अमेरिका का पश्चिमी तट को क्या करता है, किससे जोड़ता है, एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है भाई, एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। पूरा ये पूरा एशिया के पत्तन है, ये एशिया के पत्तन है, ये एशिया का पत्तन है, ये एशिया का पत्तन है, ठीक है। तो एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। और ये पत्तन कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना, ये है भाई वैंकूवर, ये है सिएटल, ये है पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका की साइड पे है, और याकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर, ये एशिया की साइड पर हैं। तो एशिया और अमेरिका के, देखो अमेरिका के सारे अमेरिका की ओर वाले पत्तन है, और ये सारे एशिया की ओर वाले पत्तन है, जिनको आपस में उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग जोड़ता है। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, तो दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग ये वाला है, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग ये वाला है, ठीक है। तो नीचे वाला हो गया, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये समुद्री मार्ग जो है पश्चिमी यूरोप, अब तुम्हारे मन में जबेगा मतलब भाई कि पश्चिमी यूरोप कहाँ से आ गया, इसमें अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये समुद्री मार्ग जो है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में कर्णित द्वीपों से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला भाई जो ये समुद्री मार्ग है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को, क्या, पश्चिमी यूरोप उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में कर्णित द्वीपों से मिलता है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर वाला समुद्री मार्ग है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर ना, ये अब वहां पर पनामा नहर का जिक्र भी आया था। अब देखो भाई, यहाँ पर आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप आपका यहाँ पर है, तो आप बोलोगे अरे यहाँ से कैसे हो रहा है, इतना लंबा जाएंगे क्या ये लोग, ऐसी बात नहीं है, इतना लंबा यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पर इतना लंबा नहीं जाना है, ये तक दक्षिण अटलांटिक है। तो यहाँ पर ना भाई पनामा से एक पनामा नहर निकलती है, अभी आगे बताऊंगा आपको, टॉपिक है। तो पनामा नहर है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, पनामा नहर है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक जो है पनामा नहर से जुड़ा हुआ है, पनामा नहर जो दक्षिण अटलांटिक ओशन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से जो है पनामा नहर के जरिए ये दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता हुआ जो है पनामा नहर के जरिए पश्चिमी यूरोप से व्यापार हो जाता है। यानी कि पश्चिमी यूरोप से कोई व्यापार करना है, यहाँ से सामान इस रास्ते से आएगा, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग से आएगा, और फिर पनामा नहर तक जाएगा, पनामा नहर से दक्षिण अटलांटिक के जरिए पर्थ, सिडनी जहाँ जाना है वहां पे वो जा सकते हैं। समझ रहे हो, तो यहाँ पर यही बोला है, यहाँ पर यही बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में पर्किन द्वीपों से मिलता है। यानी कि मैं सीधी बात कहूँ तो इनसे आपस में जुड़ जाते हैं। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए भी किया जाता है, ठीक है भाई। इस मार्ग का प्रयोग जो है, इसी मार्ग का यूज जो है भाई फिलीपींस हो गया, क्योंकि देखो ना आगे जाके यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया पूरा आ गया, तो फिलीपींस जाना, इंडोनेशिया जाना, तो इसी मार्ग का यूज करा जाता है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है, ठीक है भाई। पनामा और सिडनी के बीच की दूरी देखो, 2 मिनट से इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिडनी, ये सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, और ये पनामा है। तो पनामा और सिडनी के बीच की जो दूरी कितनी है, 12,000 है, ठीक है, 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर तय की गई है। और होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण एक पत्तन है। होनोलुलु जो है नाम बड़े तगड़ा है इसका, है ना, जो होनोलुलु है वह क्या है, महत्वपूर्ण पत्तन माना जाता है इस रास्ते पर, ठीक है भाई। ध्यान आपको रखना है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, सारे मार्ग मैंने आपको बता दिए हैं। अब तटीय नौ परिवहन की बात करूं, तटीय नौ परिवहन, और तटीय नौ परिवहन हमें उस जगह पे देखने को मिलता है जहां पर जिस देश की जो तट है वो बहुत लंबी है, तट बहुत लंबा है। तो लंबी तट रेखा वाले देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंडिया हो गया, है ना, ध्यान रखना इंडिया की तट रेखा बहुत लंबी है। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं नौ परिवहन की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे स्वेज नहर की, फिर हम बात करेंगे पनामा नहर की, ठीक है, स्वेज नहर की, फिर हम बात करेंगे पनामा नहर की। तो स्वेज नहर की जब हम बात करेंगे, तो इस नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था। क्या हुआ था, स्वेज नहर की हम बात कर रहे हैं। तो स्वेज नहर का जो निर्माण है 1869 में मिस्र में हुआ था, जो कि उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज,
इसके मध्य भूमध्य सागर, ठीक है, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ये पोर्ट थे जो दक्षिण में स्थित जो पोर्ट थे इसको भूल जाओ 2 मिनट। अब देखो यहाँ पर जो है ना आपकी स्वेज कैनाल है, ये इजिप्ट, अफ्रीका इजिप्ट है, यहाँ मिस्र है, तो मिस्र में जो है यहाँ पर स्वेज कैनाल बनाई गई है, स्वेज नहर बनाई गई है यहाँ पर, ये क्या स्वेज नहर है, ठीक है भाई, स्वेज नहर है, मिस्र में बनाई गई है ये। इसके उत्तर में आप देखो ये क्या है आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी, ठीक है, और यहाँ पर आपका लाल सागर है, ये पूरा लाल सागर है, नहीं हिंदी इंग्लिश में बोलो तो रेड सी। तो उस भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए जो है स्वेज कैनाल बनाई गई है मिस्र में, यानी स्वेज नहर बनाई गई है, समझ रहे हो। और ये जो है उत्तर में जो है आपका पोर्ट सईद है, और दक्षिण में कहाँ तक जाती है ये, स्वेज तक जाती है, दोनों पोर्ट नहीं है। आगे देखो भाई, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पूरा भूमध्य सागर है ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, फिर नीचे आपका लाल सागर आ जाता है, समझ रहे हो ना भाई। ये आपका मैंने अलग से लगाया है, ये सेम चीज है, कलरफुल आप देखना चाहो यहाँ से भी देख सकते हो। ये पूरी आपकी स्वेज नहर है, ये पूरी क्या है स्वेज नहर है, ये पोर्ट सईद से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है भाई, स्वेज तक जाती है, कहाँ तक जाती है, पोर्ट स्वेज तक जाती है, पोर्ट से मतलब कि स्वेज एक पोर्ट है तो स्वेज तक जाती है पोर्ट सईद से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और उत्तर में पोर्ट सईद, दक्षिण में आपका यहाँ पर स्वेज है, समझ रहे हो, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये पोर्ट सईद पूरी कैनाल है ये, और यहाँ पे स्वेज तक जाती है, ये पूरी स्वेज कैनाल है ये। और यहाँ लगभग जो है भाई 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है ये। स्वेज नहर जो है आपकी 100 किलोमीटर लंबी है, और 160 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, 160 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पर 11 से 15 मीटर ये गहरी है, मतलब डेप्थ इसकी 11 से 15 मीटर, और लंबाई अगर देखोगे तो 160 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। आगे चलें, 100 जलयान जो है इसमें आ जा सकते हैं या आवागमन करते हैं डेली की डेली, ये ध्यान रखना है। और इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, और अत्यधिक यात्री और माल कर होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तम आशा अंतरिम मार्ग द्वारा ही आवागमन किया जाता है, ठीक है। अब जो स्वेज नहर है ना, ये जो स्वेज नहर है, यहाँ पर ना माल कर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, माल कर बहुत ज्यादा है, ध्यान, जो यहाँ पर बात बताई गई वही बता रहा हूँ, यहाँ पर माल कर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे व्यापारी जिनके लिए भाई समय की कोई टेंशन नहीं है, भाई समय कितना भी रहे कोई बात नहीं, हम तो चले जाएंगे, तो यहाँ पर टैक्स कर ज्यादा लग रहा है, माल कर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो जितने भी जलयान होते हैं उनको जिनके लिए समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा समय की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्वेज नहर के रास्ते को छोड़ देते हैं। वही मैंने आपको जो पीछे उत्तमाशा अंतरिम मार्ग बताया, जो कि पश्चिमी यूरोप से स्टार्ट होता है, फिर पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पूरा होते हुए फिर दक्षिण पूर्वी एशिया तक जा सकता है ना, तो वो उस मार्ग का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो वहां पर उनका पैसा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर इनका लगता है कर लग जाता है यहाँ पर, तो ज्यादा अत्यधिक यात्री और माल कर, यात्रा करेगा यात्री तो भी कर लगना है, माल कर भी है, तो इस वजह से जो है कुछ जलयान जिनके लिए समय इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो लंबे और सस्ते उत्तमाशा अंतरिम मार्ग का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तमाशा अंतरिम मार्ग लंबा मार्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। और स्वेज नहर के बनने से जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, वो उत्तमाशा जो अंतरिम मार्ग, जो कि उनको पहले पूरा घूम, अब मान लो उनको कहाँ पे जाना था, मान लो इंडिया में ही जाना था, है ना, या मान लो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना था, दक्षिण पूर्वी एशिया साइड अपना माल छोड़ने जाना था, वो क्या करते थे भाई, पश्चिमी यूरोपीय देश वाले, वो पहले उत्तमाशा अंतरिम मार्ग का यूज करते थे, पहले अफ्रीका के साइड से होते हुए फिर जाते थे वो, लेकिन अब स्वेज नहर बन गई है ना, तो पहले भूमध्य सागर में जाते हैं, भूमध्य सागर से डायरेक्ट वो स्वेज नहर में एंटर करते हैं, लाल सागर में जाते हैं, फिर इंडियन ओशन में जाते हैं, और जहां जाना है वो चले जाते हैं, समझ रहे हो, ये मैंने बता दिया आपको। और एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है, ध्यान रखना है, एक रेल मार्ग भी जो कि इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है, और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो तक को जाती है, ठीक है, फिर वहां से एक शाखा जो इस्माइलिया से होती हुई कैरो तक जाती है, नाम आपको याद रखने हैं। और नील नदी से एक ताजे पानी की नहर भी निकलती है, जो कि स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिल जाती है, जिससे पोर्ट से और स्वेज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति भी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पनामा नहर, और ध्यान रखना भाई स्वेज या पनामा नहर, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा यहाँ से, तो इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। तो ये जो पनामा नहर है, ये पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पहले आप देख लो भाई कहाँ पर है, ठीक है।
तो ये अगर पहले आप इधर देखो फिर यहाँ पे जूम वाले पे आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये सैन फ्रांसिस्को, ये न्यूयॉर्क है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पनामा है, यहाँ पर क्या आपका ये पनामा है, और ये क्या है पनामा कैनाल, ये क्या है भाई पनामा कैनाल है, ये पनामा कैनाल है। ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, आ रहा होगा, ठीक है, पनामा कैनाल है। तो पनामा कैनाल में यहाँ पे करते हैं जूम, तो ये पनामा सिटी है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना, तो ये पनामा सिटी से जो है कोलोन तक आपकी ये बनी हुई है एक नहर कैनाल, और ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पनामा कैनाल बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये जो है देखो उधर साइड, ये आपका अटलांटिक ओशन और यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन को जोड़ती है वाली कैनाल, आपको पता है यहाँ पर पूरा ये अटलांटिक महासागर है, ये आपका पैसिफिक है, यानी कि प्रशांत महासागर है इधर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन करती है, ये वाली नहर करती है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। इस नहर को ध्यान समझना। तो बता दिया अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इसका निर्माण ना पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। मैंने आपको पीछे ही दिखाया, मैंने आपको पीछे ही दिखाया, और जल डमरू मध्य वगैरह आपको पता होगा, ठीक है, छोटी क्लास में बता देते जल डमरू मध्य क्या होता है। तो पनामा जल डमरू मध्य है, उसके आर पार जो है पनामा नगर और कोलोन के बीच, ठीक है, पनामा नगर और कोलोन के बीच, ठीक है। तो ये पनामा नगर है और ये कोलोन नगर है, ठीक है, ये पनामा नगर है और ये कोलोन नगर है। तो इसके बीच में जो है ये करा गया, इसके बीच में जो है ये नहर का निर्माण करा गया है। ध्यान रखना किसने कराया, यूएसए ने कराया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कराया है, ठीक है। आगे चलो, जिसने क्या दोनों दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद लिया और इसे नहर मंडल का नाम दिया है, ठीक है भाई। तो इसने क्या करा भाई, दोनों ही साइड के, ठीक है, इस साइड के भी और इस साइड के भी 8 किलोमीटर का एरिया खरीद लिया है, और इसको नहर मंडल का नाम दे दिया है। और ये जो नहर है लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, और जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। तो 12 किलोमीटर ये गहरी है और 72 किलोमीटर ये लंबी है, स्वेज नहर से ज्यादा लंबी है, ध्यान रखना। और इस नहर में कुछ 6 जलबंधक तंत्र है, जो कि बच्चों को समझ नहीं आता है भाई जलबंधक का काम क्या है यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश में लोक बोलते हैं। जलबंधक तंत्र यानी कि लोक सिस्टम, ठीक है, लोक सिस्टम। तो 6 जलबंधक तंत्र है। कैसे होते जलबंधक तंत्र, देखो ये सब क्या जलबंधक तंत्र है, ये जो आपको देख रहे हो ना, ये जो मेटल के बने हुए, ये देखो, ये जो है भाई अरे भाई 2 मिनट रुक जा तुम, 2 मिनट रुको, ठीक है भाई, ना रुके, ये देखो। तो ये जलबंधक तंत्र है जितने आप देख रहे हो मेटल टाइप के, है ना, जहां से नाव आगे बढ़ रही है, तो जलबंधक तंत्र है ये, समझ रहे हो। तो कितने 6 जलबंधक तंत्र हैं। और जलयान जो है पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री सतह को पार करते हैं, जो कि 26 मीटर ऊपर 26 मीटर नीचे, यानी 26 मीटर ऊपर 26 मीटर नीचे ऐसे उनकी गति हो रही होती है, ध्यान रखना। क्योंकि जो समुद्र की सतह है वो अलग अलग ऊंचाई पर है, इससे जलबंधक का यूज करा जाता है, ध्यान रखना, समझ गए। 6 जलबंधक तंत्र है जो कि पहले जलयान जो पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन 6 जलबंधकों से गुजरना उनको पड़ता है, जो कि अलग अलग ऊंचाई की समुद्री सतह है, वहां से इनको निकालना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, पहले तुम देख रहे हो ये क्या है, उबड़ खाबड़ क्या है, यहाँ पर सतह है, क्या बोला मैंने, उबड़ खाबड़ सतह है, और यहाँ पर तुम्हें भाई नहर भी बनानी है। तो ऐसे में क्या करें, हमें लोक सिस्टम बना दिए, थोड़े 6 लोग यहाँ पर लगा दिए। अब होता क्या है कि नाव यहाँ से निकलती है, नाव यहाँ से निकलती है, तो यहाँ का पानी फिर यहाँ पे लोक जो होता है ना, लोक खुल जाता है, और यहाँ पर जो है नाव एंटर कर जाती है। अब थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर जाना है, तो यहाँ का लेवल पानी का उठाया जाता है, लोक खुल जाता है, फिर आगे जाता है, ठीक है। फिर वहां पे नाव नीचे रहती है, वहां का भी लेवल उठता है, फिर आगे जाती है, ऐसे ही, ठीक है। ध्यान से देखो, ये नीचे लेवल था, ऊपर उठा, फिर नीचे ऊपर उठा। तो लोक की वजह से क्या होता है कि जो लेवल पानी का बढ़ा दिया जाता है, ध्यान से आप इसको देखोगे, लोक खुलते ही लेवल उठता है, फिर लेवल उठता है, ऐसे जाने के बाद नीचे होने के बाद, तो ये लेवल देख रहे हो कैसे 26 मीटर ऊपर 26 मीटर नीचे जो ये होती है गति 6 जलबंधक तंत्रों से।
ध्यान रखना है। और इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सांन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क और सांन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और सांन फ्रांसिस्को, ध्यान से देखना, ठीक है। न्यूयॉर्क और सांन फ्रांसिस्को, देखो भाई ये न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये है क्या, और ये न्यूयॉर्क। पहले अगर भाई सांन फ्रांसिस्को से अगर न्यूयॉर्क जाना है तो इतना रास्ता तय करना पड़ता था लगभग, जो कि लगभग 13,000 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से अगर तुम्हें जाना है समुद्री रास्ते से, तुम्हें इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही पनामा कैनाल बनी तो सीधा जो है न्यूयॉर्क से तुम्हें अगर सैन फ्रांसिस्को जाना है तो तुम यहाँ पर आओगे, पनामा कैनाल के जरिए इधर से निकल जाओगे, जो कि लगभग 4,000 माइल्स अप्रोक्स है। ध्यान रखना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है इस वजह से। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी तट, और उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य दूरी कम हो गई। जितने मैं आपको नाम बताए हैं आपको, जब मैंने आपको दक्षिणी अटलांटिक समझाया तो मैंने आपको बताया पश्चिमी यूरोप हो गए, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गए, सब आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, यानी इन सबके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है पनामा कैनाल बनने से, जितने में नाम यहाँ पर आपको लिए हैं। और इस नहर का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। ठीक है, स्वेज नहर अलग ही लेवल पर है, ध्यान रखना। बाकी इसका भी आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात करेंगे और पनामा नहर की बात ना है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु परिवहन की, जो कि अपना अगला टॉपिक है। तो वायु परिवहन जो है ना एक तीव्रतम साधन है, मतलब बहुत स्पीड से हम किसी जगह पे जा सकते हैं और बहुत जल्दी जा सकते हैं। लेकिन ये महंगा भी है भाई, इसमें नोट ज़्यादा खर्च होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो इसलिए जो मिडिल क्लास है वो रेयरली इसको अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, जो रिच क्लास होते हैं वही जो अधिकतर आप देखोगे, थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करना होगा तो वो प्लेन वगैरह से जाते हैं, क्योंकि ये महंगा है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो और तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा, जो लंबी दूरी की यात्रा है इसके लिए जो है वायु परिवहन को हम वरीयता देते हैं, यानी अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। समझ रहे हो। आगे चले। और वायुयानों का निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित जो है अवस्थाएं, जो सुविधा आप कह सकते हो, वो दी जाती हैं। जैसे कि भाई विमानशाला हो गए, भूमि पर उतारने के लिए जहाँ पर लैंड करना है वो जगह दी जाती है। ईंधन तथा रख रखाव की सुविधाएं भी दी जाती हैं, किसमें, वायुयानों के लिए। ठीक है, तो भाई तो इन सब की आवश्यकता होती है, जिस वजह से जो होता है, इस वजह से क्या है, जो हवाई पत्तन है ना वो बहुत खर्चीले होते हैं। ध्यान रखना, जो आप हवाई पत्तन आप देखते हो, ठीक है, जिसको हम एयरपोर्ट बोल रहे हैं, तो जहाँ पर लैंडिंग हो रही है, जहाँ से टेक ऑफ कर रहा है ना, तो उसके रख रखाव की फ्यूल वगैरह सब कुछ चेक करना, इसके लिए बहुत खर्चा आता है ना। और इन सब अगर तुम हवाई पत्तन बना रहे हो और वायुयान है, तो उन सब उस वायुयान के लिए इस सब की जरूरत तो भाई पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना है। आगे चलें। और वर्तमान समय में कोई भी जो स्थान है वो 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। कोई भी जगह जाना आपको, मतलब ये नहीं कि 35 घंटे लगेंगे, कम लगेंगे, लेकिन 35 घंटे से ज्यादा कहीं आपको लगने वाले नहीं है। मतलब कोई भी जगह जाना चाह रहे हो, लेकिन आपको 35 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय, मतलब कि जो वायु परिवहन है ब्रिटेन उसका वाणिज्य तौर पर यानी कि बिजनेस के तौर पर यूज करता है, यानी कि व्यापार करने के लिए। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकसित किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने, है ना, उन्होंने मुख्य रूप से क्या करा, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, मतलब कि नागरिक को ले जाने के लिए, ठीक है, युद्धोत्तर टाइम पे, तो उसका विकास यहाँ पर यूएसए ने करा है। और आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित रूप से सेवाएं दे रही हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। ठीक है भाई, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अंतर वायुद्वीपीय महामार्ग क्या है, तो यानी कि दूसरे महाद्वीप में जाना। ठीक है, अंतर महाद्वीप वायु मार्ग का मतलब क्या है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना वायु मार्ग का यूज करके, है ना। तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है, यानी कि वायु मार्ग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का
प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है ना भाई। जितना भी वायु मार्ग है पूरे वर्ल्ड के अंदर 60% तो प्रतिशत जो है अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका यूज करता है, मतलब उसके पास ही है। और अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग जो है, मतलब रूस दोनों में आता है, यूरोप और एशिया में। तो रूस रूस का जो एशियाई भाग है वो वाला हिस्सा, और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना भाई, अफ्रीका वाला हो गया, रूस का एशिया वाला हिस्सा हो गया, और दक्षिणी अमेरिका है, वहां पर आपको वायु सेवा इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है आपको, कि वहां पर वायु सेवाओं का अभाव है ना। विकास उतना नहीं हुआ जितना नॉर्थ अमेरिका का विकास हो रखा है। अब आ जाओ भाई पाइपलाइन पर। पाइपलाइन आपको पता जो कि जमीन के अंदर बिछाई जाती है, और इससे तरल पदार्थों को ले जाया जाता है। तो जल हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जो तरल और गैसीय पदार्थ है, उनको उसमें कोई रुकावट ना है उनके प्रवाह में, उनके फ्लो में, तो इसलिए जो है ये यूज करा जाता है पाइपलाइनों का। ओके। और पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित है, मतलब कि पाइपलाइन के द्वारा जल भी पहुंचाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस जो हो गई, जिसको आप एलपीजी भी आप कह सकते हो, इसकी आपूर्ति जो है पाइपलाइनों के द्वारा ही करी जाती है। ठीक है भाई, घरों तक। न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा ही भेजा जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, न्यूजीलैंड में जो भाई फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध पहुंचाना था वो पाइपलाइनों से ही जा रहा है। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उत्पादक क्षेत्र हैं और जो उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जा पाया जाता है। नहीं, यूएसए के अंदर जो उत्पादक क्षेत्र है वहां से, ठीक है, उत्पादक क्षेत्रों को उपभोग क्षेत्रों से जोड़ा गया है, मतलब किसके द्वारा, पाइपलाइनों के द्वारा, मतलब कि वहां से उन पाइपलाइनों से तेल पहुंचाया जाता है। और बिग इंच ऐसी एक फेमस पाइपलाइन है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। ये यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। बिग इंच जो है भाई एक बहुत प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है भाई, तो ये पूरा मैक्सिको वाला एरिया है, यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है, और इस वाले हिस्से को हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में ले जाती है पाइपलाइन। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर पूर्वी राज्यों में ले जाती है। उत्तर पूर्वी समझ रहे हो ना, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी कि यहाँ से आपके क्या ये खाड़ी, यहाँ पे तेल के कुएं हैं, तो यहाँ से कहाँ निकलेगी भाई, उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी कि इस साइड उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ से ले जाती है। ये बिगिंच ऐसी एक पाइपलाइन है। आगे हम बात करते हैं संचार की यानी कम्युनिकेशन की, जो कि आपका एक अगला पार्ट है इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम परिवहन और संचार है, तो परिवहन वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। अब संचार वाले पार्ट की हम बात करने वाले हैं। तो लंबी दूरियों के संचार के लिए मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें टेलीग्राफ और टेलीफोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी बात है, टेलीग्राफ का यूज पहले होता था, तो टेलीग्राफ और टेलीफोन का यूज महत्वपूर्ण थे। और टेलीग्राफ जो है पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बन गया था। ठीक है भाई, टेलीग्राफ है, ठीक है भाई, टेलीग्राफ जो है अमेरिका के उपनिवेशवाद का एक तरीका बन गया, साधन बन गया था। और आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। ठीक है भाई, तो अमेरिकी टेलीग्राफ और जो टेलीफोन कंपनी है उसका यूएसए के जो टेलीफोन उद्योग है उस पर एक क्या था, मोनोपोली थी, एक अधिकार वहां पर हो रखा था। ठीक है भाई, और आगे चले तो आज जो है विकास अद्भुत गति से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। पहला जो प्रमुख जो कह लो विकास था, ठीक है, या पारवेदन था, वो ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग था। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर तार कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर नहीं होता है, ठीक है, तांबा नहीं होता है, कुछ कांच या प्लास्टिक से बना होता है ये अंदर का हिस्सा, तो ध्यान रखना है। तो ऑप्टिक फाइबर तारों का यूज था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने क्या करा, पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया। तो इस तार को खत्म करने के लिए क्या करा भाई, कंपनियों ने अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियां लेके आए वो, ठीक है, कॉपर की तार जिसे हम कहते हैं। और 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया, है ना भाई। तो 1990 के दशक में यानी कि 1990 से लेकर 2000 के बीच की बात हो रही है, जहां पर सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार, मतलब सूचना में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जाती है, तो हमने क्या करा भाई, सूचनाओं के साथ जो है दूर संचार का धीरे धीरे, दूर संचार मतलब क्या है, दूर तक संचार करना, अपनी बातों को पहुंचाना। तो सूचनाओं को दूर संचार करने के लिए हमने क्या करा, धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ जोड़ लिया अपने आप को। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, एक ऐसा नेटवर्क बना जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। समझ आ रहा है। आगे चले, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है अपना उपग्रह संचार। उपग्रह मतलब सैटेलाइट होता है।
सैटेलाइट के जरिए आज के टाइम पे बहुत सैटेलाइट की वजह से आज के टाइम में बहुत आसान हमें हो गया है हर चीज में। ठीक है, तो आज जो आप इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युत जाल के रूप में आया है, जो कि 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोग जोड़ता है। ठीक है, सैटेलाइट की वजह से हमें जो नेटवर्क वगैरह हमें मिल पाता है। 1970 में जब से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध यानी रिसर्च किया है, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीक के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। ठीक है भाई, तो हुआ क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ना भाई आपका सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है 1970 में जब से करा है। उसके बाद से लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सैटेलाइट वाली क्षेत्र में। और पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं भाई आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं, जो इंसानों ने बनाया। ठीक है, आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरल उपग्रह तो क्या है अपना चांद है, ध्यान रखना। तो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में होते हैं, ये यानी उसके ऑर्बिट में होते हैं। और कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित है। ठीक है भाई, देखो सैटेलाइट के जरिए क्या हो गया ना, दूर के स्थान आपस में जुड़ गए हैं। अब फिजिकली जुड़ने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हम दूर के स्थान के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि हमें सैटेलाइट की वजह से इमेज वगैरह भी इजीली मिल जाती है उन दूर के स्थानों की। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई किसी जगह पे युद्ध हुआ, हमें कैसे पता चलता है कि वहां पर हमने अटैक करा, वहां पर उस कंट्री ने उसका वो वाला क्षेत्र पर हमला हुआ है, वो सैटेलाइट की वजह से पता चलता है, क्योंकि वहां से इमेज वगैरह मिल जाती है। और इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाला समय और जो मूल्य है वो भी क्या है, घट गई है। क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो समय और जो टाइम लगता था, पैसा लगता था, उस वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, क्योंकि सैटेलाइट की वजह से जो है हमें जो समय दूरी कम हो चुकी है, क्योंकि हमें कुछ भी जानना है वो इजीली सैटेलाइट की मदद से पता चल जाता है। समझ आ गया। और इससे आगे हम बात करें तो उपग्रह विकास में जो है भारत का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, सैटेलाइट के मामले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उपग्रह की बात कर रहा हूँ, तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 में, भास्कर 1 का 1979 में ही, रोहिणी का प्रक्षेपण जो है 1980 में हुआ था, जो कि भारत के उपग्रह हैं ये। और 18 जून 1981 को एप्पल, वो वाला एप्पल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो प्रक्षेपण था वो एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ था। तो एरियन रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ था 18 जून 1981 में, ये भी इंडिया में ही। ठीक है, भास्कर, चैलेंजर और इसेंट आईबी ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। ध्यान रखना, भास्कर हो गया, चैलेंजर हो गया, इसेंट आईबी हो गया, इसने लंबी दूरी का संचार को, जो लंबी दूरी का संचार है उसको आसान बना दिया। ठीक है, और दूरदर्शन और रेडियो को बहुत यहाँ पर इम्पैक्टफुल बना दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट। ठीक है, और आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी भी आसान हो गई है। समझ रहे हो। और आगे बात करें अगले टॉपिक की, जो कि है भाई साइबर स्पेस इंटरनेट। तो लास्ट टॉपिक अपना है, तो साइबर स्पेस की बात करूं तो साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत एक स्पेस का संसार है। ठीक है, और स्पेस का संचार आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है ना, आप सकते हो www, है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा ये आवृत है। सरल शब्दों में बताऊं तो मैं आपको, तो शब्दों में ये भेजने वाले और प्राप्त करने वाले, भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना, मतलब मुझे डायरेक्टली कहीं नहीं जाना है, मैं किसी को सेंड कर सकता हूँ मैसेज या कुछ भी मेरे को भेजना है, बिना पर्सनली मिले मैं उससे बात कर सकता हूँ, है ना। तो शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकित दुनिया है। और साइबर स्पेस क्या है कि बिना किसी से मिले मैं कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है ना। शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण, प्रेषण मतलब होता है भेजना, है ना, और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है ये, मतलब प्राप्ति भी हो जा रही है, प्रेषण मैंने किसी को भेजा और उसने प्राप्त भी कर लिया है, तो ये क्या है, विद्युतीय अंकीय दुनिया है, जिसको बोला जाता है साइबर स्पेस। और इसी को आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। और साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है, ये किसी कार्यालय में भी हो देखने को मिलता है, जल में चलती नौका में भी देखने को मिलता है, और हमें उड़ते जहाजों में भी देखने को मिलता है, और वास्तव में कहीं भी आपको जो है साइबर स्पेस देखने को मिलता है, नहीं इंटरनेट देखने को मिलता है।
और आगे बात करूं, जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो है इसका विस्तार हुआ है वो मानव इतिहास में बहुत अभूतपूर्व है। मतलब कि टाइम टू टाइम ये बढ़ता ही गया है ना यहाँ पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से मतलब यहाँ पर इंटरनेट के यूजर्स से है। तो 1995 में 5 करोड़ यूजर्स थे, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। 2000 में 40 करोड़ यूजर्स थे, 2010 में 200 करोड़ यूजर्स हो गए, 2023 में ये 540 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं। ध्यान रखना, अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो वहां पर 2010 तक का ही दे रखा होगा, बाकी नई बुक में 2023 का डेटा दे रखा है। 540 करोड़ यूजर्स 2023 तक हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इंटरनेट के। और जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर स्पेस जो है लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा, ठीक है भाई। यानी साइबर स्पेस जो है इसकी वजह से जो है लोग अब हर चीज़ ऑनलाइन करने लग गए हैं, चाहे वो ईमेल हो, ई वाणिज्य हो, ई शिक्षा हो, है ना, ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत कर रहा है क्या, साइबर स्पेस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एरियाज, है ना। फैक्स हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है भाई। इंटरनेट को नहीं चाहिए ना भाई कि हमें इस बाउंड्री के पार नहीं जाना है, पाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, है ना, तो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भाई। इंटरनेट सीमाओं को लांघ जाता है भाई, उसको सीमाओं की परवाह ही नहीं है, ठीक है। तो सीमाओं को लांघते हुए वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है भाई। मैं यहाँ मान लो इंडिया हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मेरे को किसी यूएसए के बंदे से बात करनी है, कर सकता हूँ भाई, ध्यान रखना, ठीक है, अगर कॉन्टेक्ट में है तो हम बात कर सकते हैं किसी से भी, क्योंकि क्यों, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, ध्यान रखना है। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचेगा, ठीक है। फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट जो है समय के साथ और स्थान की सीमा को लांघते हुए लोगों तक पहुंचने का काम करता है और पहुंचेगा आगे तक। और धीरे धीरे आपको देखते जा रहे हो कि यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं इंटरनेट के। और इसी के साथ आपको जो चैप्टर है फिनिश होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में इस बुक के, फिर आपकी बुक है फिनिश हो जाएगी। वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।